Yes, good evening to all of you friends. We start at class at 9 p.m. Few more seconds to go. Ten more seconds. All right, friends. So now 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो फर्स्ट नोट करें. अमर, सोनम, अफजल, प्रशांत, इंजन, आनंद, अग्रवाल, रिकिता, नतदान, सजेस्ट वी मूव फॉरवर्ड. ऑडियो में कुछ भी इशू है तो कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें. क्रोम ब्राउज़र यूज़ करवाना डिसेबल करें. कॉग्निटिव मोड में लॉगिन करो. मोबाइल से देख लें, मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो. क्लास में जो भी डाउट है पेंसिल दो क्लास के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लिंक चैट बॉक्स के अंदर फर्स्ट लिंक है. फिर बुधवार या गुरुवार को मैं उसके जवाब पीडीएफ फाइल अपलोड करता हूँ. हैंडआउट कैसे डाउनलोड करते हैं वो सब मैं गुरुवार के लेक्चर में बता चुका हूँ. अपना जो कार्यक्रम था गुरु और शुक्र हमने वो इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स पढ़े थे. शनिवार को कोई क्लास नहीं था, उसकी टेस्ट थी. रविवार को हम वापस मिले. अभी रवि और सोम को हम लोग जीएसटी और बाकी डायरेक्ट टैक्स पढ़ने वाले हैं. तो जो कल टेस्ट हुई थी, मतलब बजट का इंट्रोडक्शन और ये डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स टीडीएस वगैरह, 596 पीपल प्रेजेंट. पहली टेस्ट बिटकॉइन वाली थी, उसमें करीब 3000, मतलब 80% ड्रॉप. तो मैं क्या सड़क पे आ गया? जवाब है नहीं, क्योंकि फीस तो मैंने पहले ले ली, तो मैं सड़क पे कैसे आ सकता हूँ? मतलब यूपीएससी के अंदर दो ही जात के लोग होते हैं, एक जो टॉपर बने हैं, दूसरे तजुर्बा लेना है. मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैंने भी तजुर्बा ही लिया है, तो मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ. पर प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंट रहना जरूरी है अगर आपको टॉपर बनना है. कुछ लोग भटकते रहते हैं कि नहीं, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, हम कोई और टेस्ट सीरीज करेंगे. भाई यही सारे अगर आप टेस्ट करोगे तो 1500 एमसीक्यू आपको इकोनॉमी की प्रैक्टिस में लगी है. हर एक जो वीकली टेस्ट है और लास्ट में जो टेस्ट होगी उसको कंबाइन करो. उससे ज्यादा करना नहीं है इकोनॉमी के क्वेश्चन, उसके बियॉन्ड जो है वो सब छोड़ देना है. खैर, तो जो भी टेस्ट थी 45 क्वेश्चन थे, मतलब 90 मार्क. अब करीब 45 या 44 के आसपास तो लाना चाहिए आपको, क्योंकि ज्यादातर तो कंसेप्ट टाइप का ही था वो इनकम टैक्स वाले हैंडआउट में. आपको कुछ फैक्ट्स थे, लेकिन मैंने एमसीक्यू जो सेट किए उसमें फैक्ट वाले मैंने कम ही रखे थे. एनीवे, जिन जिन के 45 से ऊपर हो रहे हैं, तो बेन, नेहा, तुलसी, सोनिया, रिमेश, सुभाष, सचिन, प्रशांत, धनंजय, सनातन राजपूत, रिया, आसमा, अभ्युदय, शमशेर, ब्रिजेश, पंचाल, प्रांचल, रविंदर, दृष्टि, दमन और उनके भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए, सबको बधाई. अभी हम लोग हैं बजट, उसका रेवेन्यू पार्ट, मतलब पैसा कमाना है, उसके अंदर टैक्सेस और उसमें डायरेक्ट टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब हमने गुरु शुक्र खत्म कर दिए थे. अब अपना मामला डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी फ्राइडे को ये मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया था, स्पेसिफिक वर्सेस एड वैलोरम टैक्सेस, पिगोवियन टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फायदे नुकसान हमने देखे थे. हैंडआउट मैंने अपलोड कर दिया. और अब हमको जो समझना है, कस्टम ड्यूटी और जीएसटी समझना है. तो एक बार फिर से हम याद कर लें, इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी यानी सीमा शुल्क. भारत के अंदर ये पेट्रोल, डीजल वगैरह 5 हाइड्रोकार्बन आप पैदा करो, बनाओ, तो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगती है, उस पे जीएसटी नहीं लगता है. बाकी ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगता है. टॉपिको प्रोडक्ट्स वो थोड़ा अलग है, उस पे जीएसटी भी लगता है और साथ ही साथ नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंट ड्यूटी, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की एक और टैक्स लगती है. तो दिस इज द सीन. नाउ वन बाय वन वी विल सी, स्टार्टिंग विद द कस्टम्स ड्यूटी. कस्टम्स ड्यूटी में देखिए, हम अभी मझदार में हैं. पिछला बजट चला गया, अब उसकी कोई एमसीक्यू की सेंस कम ही बनती है. और उसमें भी आप अगर पुराने पेपर भी देखें तो कस्टम ड्यूटी में कौन सा अप या डाउन क्या ऐसा वो कभी लगभग लगभग किसी परीक्षा में पूछते नहीं. एक बात अभी आप जानते हैं कि ट्रम्प के साथ अपना ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है, उस हिसाब से जो भी अच्छा बुरा होगा, तो जब बजट 2026 आएगा उसमें चेंजेस होंगे ट्रम्प और यूरोप को खुश करने के लिए या सबक सिखाने के लिए, जो भी. उसके बाद अपनी एग्जाम ये महीने में होगी. तो अभी तो हम बीच में हैं, तो पुराना बहुत दिमाग खर्च करके पढ़ने का फायदा नहीं. नया जब आएगा तो फ्री में पढ़ेंगे फरवरी 26 में, उसकी चिंता ना करें, भले सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाए. फ्री सीरीज वो चलती रहेगी. लेकिन फिर भी ओवरऑल सीन क्या होता है, देखिए जो कस्टम्स ड्यूटी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाली, वो कस्टम्स 1962 के तहत लगाई जाती है. नॉर्मली इंपोर्टेड रॉ मटेरियल पर हम लोग टैक्स कम रखेंगे. बाहर से सीधा चीन से फिनिश कार या जेल या कुछ आएगा, उस पर टैक्स बढ़ाएंगे ताकि अपने लोकल व्यापारी को लोकल सामान बेचे और पब्लिक चीन का माल कम खरीदे. अगर कुछ बार ये हो कि हमारे भारत देश के अंदर ये कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, इसकी शॉर्टेज हो गई, बाहर से इंपोर्ट करना पड़े, तो उस वक्त फिर हम भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे, उसका नहीं सोचेंगे. वो बाहर से इंपोर्टेड एडिबल ऑयल है, प्याज, टमाटर जो भी है, उस पर टैक्स कम करेंगे ताकि सस्ते में इंपोर्ट हो जाए और भारत की पब्लिक को मिले. तो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न इन द इंपोर्ट्स. तो इंपोर्ट्स पे कस्टम ड्यूटी लगती है, करेक्ट. एक्सपोर्ट में भी कस्टम ड्यूटी लगती है. अब एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगेगी तो हम क्या चाहेंगे कि भारत के अंदर अगर कोयला है झारखंड उड़ीसा से निकाला, तो भारत की स्टील इंडस्ट्री यूज करें, ना कि यूरोप की स्टील इंडस्ट्री उसे यूज करें. इसलिए रॉ मटेरियल को अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है, हम उस पे टैक्स बढ़ाएंगे. फिनिश प्रोडक्ट्स हमारे अगर टीवी, मोबाइल हम एक्सपोर्ट करें, उस पे हम लोग ये जो कस्टम ड्यूटी कम रखेंगे ताकि फॉरेनर्स को भारत का माल सस्ता लगे, वो ज्यादा खरीदे. और उसी तरह मान लीजिए भारत में राइस की शॉर्टेज होगी, चावल की, तो हम नहीं चाहिए हमारा चावल अफ्रीका जाए, लोकल पब्लिक को खाने को मिले. तो इस केस में इंडिया के एक्सपोर्टेड राइस पे लगने वाली कस्टम्स ड्यूटी उसको हम लोग बढ़ा देंगे. तो दिस इज द नॉर्मल पैटर्न आपके हैंडआउट में दिया है. लेटेस्ट तो अगले साल बजट आएगा तब देखेंगे. तो कस्टम्स ड्यूटी इट इज डिवाइड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. अब इसके साथ जुड़े और भी कंसेप्ट हैं, जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या, एमईआई स्कीम क्या, रोड टैक्स स्कीम क्या. लेकिन वो सब पिलर का मामला नहीं है, वो पिलर 3 हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंसी एक्सचेंज में देखेंगे. तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वहां तक हम लोग पहुंच जाएंगे. तो अभी इसमें हम दिमाग नहीं करें कस्टम ड्यूटी में. ये जो कस्टम्स ड्यूटी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है, तो पब्लिक ने मतलब बाहर से आप जो भी सामान आयात करते हैं उस पे अलग अलग जाके कस्टम्स ड्यूटी तो लगती है, उसके ऊपर सरकार और बहुत सारे सब सेस सरचार्ज लगाते रहती है. और मतलब सरकार ने सोचा हमको कंट्रोल में नहीं रहना, हमको लिमिट में नहीं रहना, हमें बेकाबू हो जाना है, तो इतनी सारी इस पे तो सेस सरचार्ज लगती है. सोशल वेलफेयर सरचार्ज, हेल्थ सेस, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, बहुत कुछ सेस लगाने लगी. फिर एक ऐसा है कि उनको शर्म आने लगी. शर्म आने लगी तो 2025 में ऐसा बोला कि अब से जो भी कोई चीज़ है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करे, उस पे कस्टम ड्यूटी लगती है बराबर, उस पर एक से ज़्यादा सेस या सरचार्ज हम नहीं लगाएंगे. पहले तो हम बेकाबू हो गए थे तो 3-4 चीज़ें लगा देते थे, बट नाउ वी विल नॉट डू इट. मैक्सिमम एक सेस या एक सरचार्ज हम लोग किसी इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पे लगने वाली कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगाएंगे. ऐसा क्यों किया होगा? उसका मुझे कारण लगता है कि जो ट्रम्प धमका रहा था बीच में कि आप लोग बहुत टैक्स लगाते हैं, इसलिए उसके साथ ट्रेड डील में थोड़ा सुविधा रही, इसलिए हमने ये थोड़ा रैशनलाइज किया. वरना पहले बहुत सारे सेस सरचार्ज कस्टम्स ड्यूटी पे लगते थे. खैर, ट्रम्प का रोज रोना धोना चलते रहता है, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट हम लोग नहीं देख रहे हैं. थोड़ा जाने लायक जो है पिलर 3 में देखेंगे, बाकी तो फरवरी तक जो फाइनल स्टेज आएगा बजट में तब उसे समझेंगे. गोल्ड की इंपोर्ट पे भी कस्टम ड्यूटी लगेगी. अभी आप समझिए, गोल्ड अगर दुबई से खरीदे, मान लीजिए उधर भाव चले 77,000, भारत में तो सीधा चलेगा 87. ये तो पुराना भाव है, अभी तो लाख में चला गया होगा. इसका कारण ये है कि जब आप गोल्ड इंपोर्ट करते हो उस पे 6% कस्टम ड्यूटी लगती है, और जब भारत में उसको बेचा जाता है तो अलग से जीएसटी भी लगता है. तो आपको क्या दिखता है? दोनों के बीच प्राइस डिफरेंस है, और प्राइस डिफरेंस है तो मैं ये करूँ, दुबई से गोल्ड खरीदूंगा, भारत में लाऊंगा, लेकिन टैक्स नहीं भरूंगा, छुपा के स्मगल करके लाऊंगा, तो मुझे लगभग 10,000 का फायदा हो जाता है. एक प्रकार से क्या आर्बिट्राज है. आर्बिट्राज कब होता है? जब दो मार्केट में प्राइस डिफरेंस हो, तो उधर का माल इधर बेचो, आपको आर्बिट्राज मिलता है. अब यहाँ पर आर्बिट्राज आप जो ले रहे हैं वो लीगल नहीं है, कानून नहीं है, इलीगल, क्योंकि आप छुपा छुपा के ला रहे हैं गोल्ड, आपको टैक्स नहीं भरना है. अब नॉर्मली एक व्यक्ति बाहर से 1 किलो से ज्यादा गोल्ड नहीं ला सकता, वहां तक लाए तो उस पे मान लो टैक्स में सब छूट देते हो. लेकिन ये एक एक्ट्रेस थी, रन्या राव,
उसके फादर डीजीपी थे, तो वो 14 किलोग्राम हर ट्रिप पे गोल्ड लाती थी स्मगल करके, तो करोड़ों रुपए वो कमा रही थी, फिर उसको अरेस्ट किया वगैरह वगैरह। ठीक है ना? अब आप समझिए, आप बाहर जाते हैं और गोल्ड लेके आते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको लाने की छूट होगी कि 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, व्हाटएवर। लेकिन ये जो लिमिट्स हैं, ये कब थी कि मान लो पहले 10,000 रुपए का गोल्ड मिलता था और आप पे लिमिट लगाई हुई है ग्राम। अब आज की तारीख में तो ऐसा हो कि लाख रुपए का गोल्ड हो गया, तो इसलिए उतनी क्वांटिटी लाने के लिए भी आपको तो ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये लिमिट थोड़ी बढ़ाने की जरूरत है कि मान लो 40 ग्राम नहीं, 100 ग्राम तक बाहर से लाए तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, या कुछ आप चेंजेस इसमें करो। अब वो जब होंगे तो देखेंगे, अभी चेंज नहीं होंगे, क्योंकि समझो कस्टम ड्यूटी कौन डिसाइड करता है? यूनियन गवर्नमेंट कब डिसाइड करता है? नॉर्मली बजट के साथ। इसमें कुछ आएगा तो भी 26 में आएगा, तो 20 में हमें लोड नहीं लेना है। हालांकि ये समझिए, जो रंजना राव, इसको भी उसका केस की सुनवाई हो गई और उससे करीब 100 करोड़ या ऐसा सरकार ने टैक्स और पेनल्टी मांगा है, तो फिर से इंडियन एक्सप्रेस में ये सारी एक्सप्लेन सीरीज चलेगी, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगले साल फिर से हमको ये देखना पड़ेगा। तो आई वाज टेलिंग यू, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है कस्टम्स ड्यूटी। अब हम बात करते हैं कि भारत के अंदर ही कोई चीज़ आप पैदा करेंगे, बेचेंगे, उस पे क्या लगता है? नॉर्मली जीएसटी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ों पे जीएसटी नहीं, दूसरा टैक्स लगता है। ऐसे 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट याद रखने हैं: क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। ये 5 ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने भारत में पैदा की, मतलब आपने ऑयल ड्रिलिंग किया, रिफाइनिंग किया, तो लगता है यूनियन का एक्साइज ड्यूटी। बाहर से इंपोर्ट करोगे तो कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। इंडिया में पैदा करोगे, जैसे आसाम में या बॉम्बे हाई से, तो आप पे कस्टम ड्यूटी नहीं, ये लोकली पैदा किया, इन दैट केस यूनियन कहेगा एक्साइज ड्यूटी दो, उत्पाद शुल्क दो। और फिर आप ये 5 हाइड्रोकार्बन जब बेचेंगे भारत में, तो जिस स्टेट में बेचेंगे वो आ जाएगा कि हमको वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट दो, तो अभी जीएसटी नहीं लगता है। तो फिर जीएसटी लगेगा कब? वो जब जीएसटी काउंसिल नाम की एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो लोग का ये तारीख से लगाना है, तब से लगेगा, अभी तो नहीं लग रहा है। तो द 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट येट सब्स्यूम्ड इन जीएसटी। अब आप समझिए, 2019 में मान लीजिए रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी ने 100 लीटर पेट्रोल या डीजल पैदा किया, और उस वक्त इंडिया में उसका भाव चला था 78 रुपीज़ पर लीटर, और फ्रांस में भाव चला था 80 रुपीज़ पर लीटर। तो मुकेश अंबानी ऐसा कर सकते हैं, चलो 40 लीटर में भारत में बेचता हूँ और 60 लीटर में फ्रांस में बेचता हूँ। आपके 2 रुपए उधर ज़्यादा मिले तो सारा ही बेच देता। नहीं, सारा बेचेगा, उसमें क्या समझो, कार्गो का भी वो खर्चा कंसीडर करेगा, कार्गो का इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, और उसने यहाँ पर भी सब पेट्रोल पंप के साथ डील किया होगा, उनको कमिटमेंट दिया होगा। तो फिर वो ये करेगा, ठीक है 40 भारत को देता हूँ, 60 फ्रांस को देता हूँ। लेकिन फिर आया 2022, तब रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते रशिया का ऑयल तो यूरोपियन यूनियन ने खरीदना बंद कर दिया, उस पे बहुत सारे लिमिट्स लगा दिए, और इसके चलते फ्रांस में पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज होगी, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। तो अब ऐसा सीन बने कि 2022 तक भारत में भी पेट्रोल डीजल महंगा हो जाए, मान लो 106 रुपये, लेकिन फ्रांस में उससे ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा फास्ट महंगा हो जाए, 160 रुपीज़ पर लीटर। तो अब स्वाभाविक है मुकेश अंबानी की लाट पकड़ने लगेगी कि देखो 100 लीटर मैंने पैदा किया, तो सारा ही अब मैं फ्रांस को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, भारत वालों को नहीं, ये अपनी लोकल पब्लिक लाइफ नहीं है, फॉरेनर्स को बेचना चाहिए, वो ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, उसको प्रॉफिट नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। पहले समझो 2-2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था नॉर्मली, अब ये तो सीधा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया उसको। इसे हम कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। विंडफॉल मतलब अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसके चक्कर में भारत की पब्लिक तो भूखे मरे, ऐसी बात है ना कि हमें तो मिल नहीं रहा है पेट्रोल डीजल। तो सरकार क्या करेगी? सरकार ये करेगी कि देखो मुकेश भाई, हम नहीं चाहते तुम सारा पेट्रोल डीजल फ्रांस को बेच दो, जस्ट बिकॉज़ दे आर पेइंग यू मोर मनी। इसलिए तुम अगर ऐसा करोगे तो हम तुम पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। तो वो टैक्स इतना हेवी लगा देंगे कि वहाँ उसको एक्सपोर्ट करने में फिर मजा कम रहेगा, और फिर वो भारत में थोड़ा ज़्यादा लोकल मार्केट में सेल करे। तो विंडफॉल टैक्स कब लगाया जाता है? जब सरकार को लगे कोई कंपनी अनप्रेसिडेंटेड बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है और उसे अपनी लोकल इकोनॉमी को, लोकल कस्टमर को प्रॉब्लम्स हो रही है, तब ऐसा टैक्स लगाया जाता है। तो बात ऐसी है, इंपोर्ट किया मुकेश अंबानी ने रशिया से ऑयल, तो उस पे तो कस्टम ड्यूटी लगेगी। फिर उन्होंने पेट्रोलियम रिफाइनिंग किया, तो रिफाइनिंग मतलब भारत में क्या, हम क्या कहेंगे, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। फिर वो एक्सपोर्ट करेंगे तो वापस कस्टम ड्यूटी लगेगी। अब यहाँ पर भारत सरकार ने ज़्यादा टैक्स लगा दिया अगर वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करे। तो ऐसा था, 2022 से शुरू किया इन्होंने स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, मतलब सईद ऑन एक्सपोर्ट, मतलब भारत में बना पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल, रिलायंस कंपनी, कोई भी कंपनी एक्सपोर्ट करेगी, तो सरकार ने ये एक्स्ट्रा नया टैक्स लगा दिया कि पेट्रोल तो 6 रुपये पर लीटर, डीजल तो 12 रुपये वगैरह वगैरह। और ये स्पेशली क्यों लगाया गया? मतलब नॉर्मल तो जो लगता था वो लगता था कस्टम एक्साइज वगैरह, ये नया एक टैक्स लगा दिया, इसलिए न्यूज़पेपर ने इसको नाम दिया विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स। तो समझिए इस केस में क्या हो रहा है कि हमने यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट किया, तो एक्सपोर्ट हम करें तो भारत सरकार मांगेगी कस्टम्स ड्यूटी, एक बात है। लेकिन साथ ही साथ भारत सरकार ने कौन टैक्स मांगा? स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सही, बिकॉज़ हम नहीं चाहते कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, उसको हम रोकथाम लगाना चाहते थे। अब ये वाली चीज़ भी समझो हम 2025 तक पहुँचते धीरे-धीरे सरकार ने डिसकंटिन्यू कर दी, क्योंकि अब बाकी चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई, तो अब इतना सब मार्जिन बचता नहीं वगैरह वगैरह। लेकिन बीच में काफ़ी टाइम तक ये टैक्स लगाया गया था, तो मैंने आपको बता दिया सही क्या था। अब कुछ लोगों को प्रश्न होगा कि क्या ऐसा विंडफॉल टैक्स केवल पेट्रोल डीजल पे लगता है? जरूरी नहीं है, ये इनकम टैक्स के रूप में भी लग सकता है। इनको लगे कोई कोचिंग वाला बहुत ज़्यादा लूट रहा है तो उस पे लगाओ, हालांकि कभी लगाया नहीं, पर ऐसा कभी लगाए तो हम उसको भी विंडफॉल टैक्स कहेंगे। कंपनियों पे भी लग सकता है कॉर्पोरेशन टैक्स, लेकिन उसका एक और लेयर बढ़ा दें, ये कंपनी बहुत लूट रही है पब्लिक, उस पे ज़्यादा टैक्स लगाओ। तो ये तो कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स पे ऐसा एक्स्ट्रा लेयर अगर चढ़ाया जाए, उसे हम विंडफॉल टैक्स ही कहते हैं। अब कुछ लोग दूसरा झंडा उठाएंगे, तो क्या हम ये कहें कि बिटकॉइन के प्रॉफिट पर जो 30% टैक्स है उसको विंडफॉल टैक्स कहा जाए? नहीं, वो तो कैपिटल गेन्स टैक्स, उसको स्पेसिफिक नाम दिया ना, और उसमें ऐसा लेयर नहीं है, सिंगल ही है वो सीधा। और तीसरा कि न्यूज़पेपर वालों ने उसको विंडफॉल टैक्स कहा, नहीं तो हमें जबरदस्ती खुद से डिक्शनरी बनानी है नहीं। मैंने आपको ये भी बताया एक्साइज ड्यूटी वो कब लगती है? आप कुछ चीज़ पैदा करो, मैन्युफैक्चर करो। अब या तो मुकेश अंबानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तभी भी ऐसा स्पेशल एक्साइज लगा, तो उसको एक्साइज नहीं बोलना चाहिए, उसको तो स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी बोलना चाहिए। यू आर राइट, लेकिन अब सरकार ने वही बोला है तो हमें भी वही वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सेंड योर सजेशन टू फाइनेंस मिनिस्टर। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेट्रोल डीजल भारत में बहुत महंगा होता है, जो भी डिपेंड करता है कौन सी सिटी में 105 110 रुपए कुछ भी भाव चलता है। इसका ये कारण है कि पेट्रोल डीजल पे लगती है एक्साइज ड्यूटी, कि आपने पैदा किया तो एक्साइज ड्यूटी है। उसके ऊपर सरकार कहेगी कुछ और रुपए तुम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाओ। फिर सरकार कहेगी देखो किसानों को भी खुश रखना है, तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाओ। तो ये 3 टैक्स लगते थे। अब ये सारे टैक्स ये परसेंटेज पे नहीं होते हैं, पेट्रोल डीजल के टैक्स ऐसे हैं कि वो क्वांटिटी पे होते हैं कि देखो ये सेस है तो 2 रुपए पर लीटर, ये सेस है तो 3 रुपए पर लीटर, ये एक्साइज है तो 20 रुपए पर लीटर वगैरह वगैरह। सफिशिएंट टू ये सब करके लगभग 50% जितना तो टैक्स बर्डन बढ़ ही जाता है। इसलिए 50 का पेट्रोल आपको 100 रुपए में मिलता है। हाँ, तो 2021 तक क्या था? 3 टैक्स थे, एक्साइज ड्यूटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और उस पे एक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस। फिर 2022 तक आया तो उनको लाट पकड़ने लगी कि भाई एक और टैक्स मांग लेते हैं, एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी, एक और टैक्स चढ़ा दिया पेट्रोल डीजल पे। ये ऐसा है कि अगर कोई पेट्रोल पंप ऐसा पेट्रोल बेच रहा है जिसमें इथेनॉल ब्लेंड नहीं किया तो 2 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन अगर कोई पेट्रोल पंप इथेनॉल ब्लेंड करके बेच रहा है तो फिर उस पर ये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। तो एक प्रकार से सब पेट्रोल पंप और रिफाइनरीज को एनकरेज करने के लिए कि तुम लोग ये इथेनॉल ब्लेंडिंग चालू करो, इसको अमल करो, इसलिए एक और चौथा टैक्स भी लगा दिया। मैंने आपको बताया था आगे कि सरकार जो भी कमाती है, मान लो इनकम टैक्स 100 रुपए, तो उसमें से 41 रुपीज़ तो सरकार ने स्टेट्स को शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने ऐसा फॉर्मूला दिया है। तो उस लॉजिक पर ये जो एक्साइज ड्यूटी है,
उसमें भी जो कम है 100 रुपए सरकार ने शेयर करने पड़ेंगे, उसका 41 रुपीज़ स्टेट गवर्नमेंट को, करेक्ट। तो जो कोई भी प्रोडक्ट है उस पे 3-4 ईयर की एक्साइज ड्यूटी लोग लगाते हैं, कि जैसे बेसिक एक्साइज ड्यूटी कोई पण प्रोडक्ट नहीं, मतलब 5 जो अपने पेट्रोल डीजल हाइड्रोकार्बन है, बाकी सब चीज़ों पे तो जीएसटी है। अब ये जो 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट है उस पे बेसिक एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो यस उसको तो शेयर किया जाएगा, उसका 41% यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट्स के साथ शेयर करना है। फिर वो और भी मांगते हैं एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, लेकिन उसको शेयर नहीं करते। फिर ये और भी ये जो सही लगाया विंडफॉल टैक्स, जिसका नाम है विंडफॉल टैक्स मतलब स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, तो वो भी शेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि सरकार शायद ऐसा इंटरप्रेट करे, देखो ये तो सबसे सरचार्ज जैसा है, ये बेसिक हमने दे दिया वही उसको तुम प्रसाद समझो, ये सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी, इसलिए हमारे हिसाब से ये सब ऐसे चलेगा। एनीवेज़ तो ये 3 लेयर की एक्साइज ड्यूटी होती है पेट्रोल डीजल पे, 1 शेयर की जाती है, 2 शेयर नहीं की जाती। ये सब मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर इन्होंने एक बार एमसीक्यू पूछा, तो फिर मैंने सर्च किया, तो फिर मुझे पता चला, तो मैं आपको बता रहा हूँ। पेट्रोल डीजल के ऊपर सब्सिडी और ये सब समझते हैं। ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे पेट्रोल डीजल पे सरकार उसे सस्ता रखवाती थी, कि मान लीजिए इंडियन ऑयल एक ऑयल कंपनी हो, जिसने बाहर से क्रूड इंपोर्ट किया, रिफाइन किया, पेट्रोल है, उस पे प्रॉफिट कमाना है, बोल के ये 25 रुपीज़ पर लीटर में बेचना चाहती है। लेकिन सरकार कहेगी रुको, रुको, ये जो किसान है ये बहुत गरीब है और अभी तक हम सबको इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए, लेकिन फिर भी इन लोगों को इरिगेशन करना है, सिंचाई करनी है, उसके लिए पंप सेट चलाना है, तो बिजली तो है नहीं, तो डीजल से चलाएंगे, तो तुम डीजल इतना महंगा मत रखो, सस्ता रखो। तो इसलिए इंडियन ऑयल को कहा तुम डीजल बेचो 20 रुपीज़ पर लीटर पे, आपके पास का लॉस नहीं हो। इंडियन ऑयल का 25 में उसको बेचना है, सरकार बोले 20 में बेचो, तो 5 का तो लॉस है, यू आर राइट। तो जो 5 का लॉस है वो सरकार उन सभी ऑयल मार्केट कंपनी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी ओएमसी को सब्सिडी के रूप में देगी। अब सरकार ये जो सब्सिडी देनी 5 रुपए तो कैश में नहीं देती थी, सरकार इन सभी ऑयल कंपनियों को बॉन्ड दे देती थी, और वो बॉन्ड में लिखा रहता था कि तुम्हें ये जो भी 5 रुपए और उसपे मान लो 5% ब्याज के साथ हम वापस करेंगे आफ्टर 30 ईयर्स। ऐसा बॉन्ड उनको दिया और फिर वो बॉन्ड आफ्टर 30 ईयर्स कंपनी लेके आएगी, तो भारत सरकार उसको पैसा वापस करेगी, सब्सिडी देगी। तो ऐसे जो बॉन्ड्स भारत सरकार ने इन कंपनियों को दिए थे उसको हम कहते हैं ऑयल बॉन्ड्स, ऑयल बॉन्ड्स। ये सब चला, फिर 2014 तक हम आते हैं, तो सरकार ने पेट्रोल डीजल पे लगने वाली ऐसी सब सब्सिडी बंद कर दी। अभी सिर्फ आपको सस्ते में एलपीजी मिलता है, बाकी पेट्रोल डीजल मार्केट भाव पे खरीदो। तो अभी तो ऐसी सिस्टम है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो डेली प्राइस को चेंज करेंगी। कैसे चेंज करेंगी? कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है, उसकी फॉर्मूला ट्रेड पैरिटी प्राइस टीपीपी, जो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चेंज होगा तो भारत में भी चेंज होगा। तो उस हिसाब से कंपनियां में भारत सरकार उनको कोई सब्सिडी नहीं देगी, सरकार सिर्फ उनसे टैक्स लेगी, एक्साइज यूनियन गवर्नमेंट लेगा और वैट स्टेट गवर्नमेंट लेगा। हाँ, क्या बराबर है। लेकिन अब तकलीफ क्या है कि मान लीजिए 2013 में सरकार ने तब तक जो सस्ता होगा पेट्रोल डीजल, तो इन सब कंपनियों को ऑयल बॉन्ड दिया होगा। अब वो ऑयल बॉन्ड ऐसा हो कि 20 साल का बॉन्ड हो, तो उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुकाना है, वो करते करते आपको मान लो 2032 आ जाए, तो फिर नई सरकार ने तो वो भरना पड़ेगा ना सारा पैसा उन कंपनियों को, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को। इस कारण से भारत सरकार एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करती, ये बोल के कि हमें वो सारी पुरानी सब चीजें चुकानी है। मतलब ये ऑयल बॉन्ड क्यों भारत सरकार पेट्रोल डीजल पे इतना ज्यादा टैक्स क्यों लेती है? सरकार का ऐसा कहना है, देखो जो पुरानी सरकारें थी उन्होंने ऐसे ऑयल बॉन्ड देके रखे इन सब ऑयल कंपनियों को उस जमाने में जो सस्ता बेचा था, तो वो सबके प्रिंसिपल इंटरेस्ट हमको भरने हैं, तो कैसे भरेंगे? हम आप पे मतलब जनता पे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे। अब इसमें से 2 जीवन बोध लेने हैं। पहला, कुछ भी फ्री बाई है, मुफ्त में मिल रहा है, सस्ते मिल रहा है, तो अल्टीमेटली वो जो बर्डन है वो कौन भर रही है? सक्सेसिव जनरेशंस, भविष्य की पीढ़ियां। हमारे बाप दादाओं ने सस्ता पेट्रोल डीजल यूज किया, तो हम अब ज्यादा महंगा वाला यूज कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज़ वो पुराना उनका सब चुकाना है हमारे ऊपर। तो अननेसेसरी बर्डन फ्यूचर या सक्सेसिव जनरेशंस पे आता है। कुछ लोग ये भी कहेंगे तो भाई कभी तो ये बॉन्ड खत्म होंगे ना, फिर उसके बाद सस्ता होना चाहिए। यू आर राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता वो सस्ता करेंगे। उसका कारण है कि मान लो ये सारे बॉन्ड खत्म हो गए, सेटल हो गए 2030 में, फिर भी सरकार भाव उतना ही रखेगी, क्योंकि सरकार को इतनी सारी योजनाएं चलानी, मिलिट्री का खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग, भाव तो वही रहेगा। बाकी तो आप आरटीआई और पीआईएल कर सकते हैं, दैट इज वन वे टू गो अबाउट इट। जो आपके पास बहुत फ्री टाइम, आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करना हो, आगे बढ़ो। तो मैंने आपको बताया जो पेट्रोल डीजल आदि 5 जात के हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स हैं, इस पर जीएसटी नहीं लगता है, इस पे लगती है एक्साइज ड्यूटी। उसी तरह ये जो बिजली है, बिजली पर भी जीएसटी नहीं है, बिजली पर जीएसटी एक्साइज कुछ नहीं है, उस पर एक टैक्स अलग लगता है, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मांगती है। तो एक्सेप्शनल केस, रिमेंबर, बिजली पर क्या लगता है? स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उस पे जीएसटी एक्साइज नहीं लगता। अब कुछ लोग कहने मेरे बिल में तो लिखा था जीएसटी वगैरह, वो समझो वो दूसरे उसके लेयर्स होते हैं कि वो कहे हमने आपका मीटर इंस्टॉलेशन किया था, वो हमारी सर्विस थी, तो सर्विस पे जीएसटी है, वो सब अलग बात है, उसको खिचड़ी मत करो। बिजली जो है आपको मिले इतने मेगावाट, उस पे कोई जीएसटी नहीं, कोई एक्साइज नहीं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स एंड दैट इज कॉल्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। अब नीति आयोग का ये कहना है कि देखो ये बहुत सारे लेयर हो गए, हमें एक ही टैक्स रखना है जीएसटी, तो हमें ये पेट्रोल डीजल इलेक्ट्रिसिटी सब पे सिर्फ जीएसटी लगाना चाहिए, अलग से ये जो एक्साइज लगता है, वैट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सब खत्म करते हैं। आपके बहुत अच्छी बात है कि टैक्स होना चाहिए, लेकिन इसमें सब स्टेट गवर्नमेंट का सियारी मौजूद है, नहीं हमें पहले वाले में ज्यादा मजा है। वो कहेंगे हमारा लॉस है तो हमें कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा दो। तो नीति आयोग ने एक 6 साल का कॉम्पेंसेशन फॉर्मूला दिया है कि चलिए पेट्रोल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर पुरानी टैक्स खत्म, सिर्फ इलेक्ट्रिक मतलब सिर्फ जीएसटी लगाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोले हमारा लॉस हुआ है, उनको हम पैसा देंगे। ये सजेशन है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, इसका अमल नहीं हुआ है, हो सकता है 2-5 साल बाद हो, जब होगा तो हम लोग देखेंगे। अब कुछ ऐसे और एक्सेप्शनल केसेस, मैंने आपको बताया बिजली पैदा हुई, इस पे स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मांगता है। तो मान लीजिए उत्तराखंड, हिमाचल में इतनी सारी बड़ी-बड़ी नदियाँ और सब चीज़ें हैं, किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने एक डैम बनाया, उसमें से बिजली पैदा कर रहे हैं, बिजली पैदा किया तो टैक्स मांगेगा स्टेट गवर्नमेंट, हाफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। लेकिन फिर स्टेट गवर्नमेंट को भी लाट पड़ने लगी कि जैसा यूनियन अलग जात के सेस सरचार्ज मांगते हैं, तो हम भी वाटर सेस मांगेंगे। ऐसा हिमाचल सरकार कर रही थी, फिर कोई हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने कहा नहीं मांग सकते, तो ऐसा वाटर सेस नहीं मांग सकती, हाईकोर्ट ने रोक दिया। आपके तो बाकी सब में भी रोक ही देना चाहिए। देखिए कोर्ट का काम क्या है, कोई केस करे तो फिर सुनवाई होती है, तो आपको लगे ये बाकी भी ऐसे रुक जाने चाहिए, देन समवन नीड्स टू गो टू कोर्ट। ऐसा एक और मामला बना माइनिंग का। मान लीजिए इंडिया सीमेंट को लगे कि ये तमिलनाडु में इस एरिया में जो भी लाइमस्टोन या कुछ है उसको मैं खुदाई करूंगा, सीमेंट बनाऊंगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा कि मुझे आप अधिकार दीजिए ये जमीन पे माइनिंग करने का, और ऐसे आप मुझे 100 साल के लिए माइनिंग का राइट देंगे मान लो, उसके बदले मैं आपको पर हेक्टर 10 करोड़ दूंगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? रॉयल्टी। क्या आप यूज करो। फॉर एग्जाम्पल जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हैं और उसमें टी सीरीज का म्यूजिक यूज करते हैं, तो हम जो एड्स में पैसा कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा टी सीरीज को चला जाएगा, वो कहेगा मेरी रॉयल्टी है क्योंकि मेरी चीज तुम चला रहे हो। तो यस देयर कुड बी रॉयल्टी ऑन माइनिंग राइट्स, और वो किसको मिलता है? स्टेट को मिलता है, क्योंकि जो ऐसी जमीन है वो सब स्टेट की मानी जाती है। उसके बाद ये जो सीमेंट के नीचे जो भी उसका लाइमस्टोन या जो भी माइनिंग किया है, तो ये जो माइनिंग एक्टिविटी है उस पे लगता है जीएसटी, और वो जीएसटी के 2 पार्ट्स बनेंगे, कुछ हिस्सा उसका यूनियन को जाएगा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कुछ जाएगा स्टेट्स को उसके स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप कहते तो दोनों हाथ से लड्डू खा रहे हैं, इधर भी मौज है इनकी और इधर भी मौज है, यू आर राइट। तीसरा, तमिलनाडु सरकार के कोर्ट में देखो ये सब बराबर है, लेकिन संविधान में क्या लिखा है कि अगर कोई आदमी जमीन का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसमें से पैसा कमा रहा है, तो हम एक और टैक्स मांग रहे हैं जिसका नाम है लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू हम लगान मांग सकते हैं, जैसे अंग्रेज सरकार मांगती है हमारी जमीन है तो तुम खेती करे तो तुम हमको लगान दो, बिकॉज आप जमीन का इकोनॉमी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो।
तो इसलिए ये जितनी हमने जमीन आपको दी उस पे आप हमें एक्स्ट्रा लैंड रेवेन्यू टैक्स या सेस दो। तमिलनाडु हाईकोर्ट गई सुप्रीम कोर्ट ने कहा बराबर है, तुम कर सकते हो। आपके ये सब गलत नहीं हो रहे तो 3-3 जात के टैक्स चढ़ गए। अब समझो जो रॉयल्टी ले रहा है वो किस लिए ले रहा है, क्योंकि उसकी ओनरशिप है, ये मेरी जमीन है, मैंने तुमको खुदाई के लिए दी तो वो मुझे इसका पैसा दो। ये जो एक्स्ट्रा टैक्स मांगा वो क्या है कि तुम इस लैंड का उपयोग कर रहे हो, तो मैं सरकार भी हूँ, मतलब किसी का भाई किसी की जाने ऐसी बात है कि मैं जमीन का मालिक भी हूँ और मैं सरकार भी हूँ, तो तुम मुझे इसका अलग टैक्स दो। और तीसरा तुम जो माइनिंग कर रहे हो तो उस पे जीएसटी तो लगता ही है, तो उस हिसाब से मेरा तीसरा हक बनता है, तो 3-3 जात के टैक्स लगते हैं। ऑफ कोर्स इससे ये जो माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो नाराज रहती है कि इतना सारा टैक्स का बोझ है तो कहाँ से फिर हम जोरदार काम कर सकते हैं, क्या वो मैं इसका मुद्दा है, हम इसमें देखेंगे। ये सबके चलते यूनियन गवर्नमेंट भी नाराज रहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एक अलग टैक्स मांगती रहेगी तो फिर अननेसेसरी हमारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें ये बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहे हैं, तो इतना मत लोग लालच रखो, सुकून से जीने दो कंपनियों को वगैरह वगैरह। आगे अर्बन लोकल बॉडीज नगर पालिका नगर निगम, तो आपके पास जो भी बंगला है उस पे वो प्रॉपर्टी टैक्स मांग सकते हैं। असल में स्टेट गवर्नमेंट का आगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने नीचे इनको डेलीगेट किया कि तुम मांग सकते हो। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर नगर पालिका चाहे तो ये साफ सफाई करने का अलग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस भी मांग सकती है, क्योंकि ऐसा भी वो कुछ एनवायरमेंट का कानून है उसमें लिखा है कि वो मांग सकते हैं। तो बेंगलुरु और कुछ बड़े शहरों में मांगा जाता है, हर जगह नहीं मांगा जाता। तो दैट इज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेस। ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं मांग रही है, आपकी सिटी की नगर पालिका मांग रही है। तो हमने देख लिए कस्टम ड्यूटी एक्साइज ये सब देखा। आगे का मुद्दा आता है जीएसटी। देखिए अब जीएसटी ऐसा है वो एकदम फ्रेश दिमाग चाहता है, इसलिए हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ही उसको समझते हैं। कुछ लोगों को लगे तो हम जीएसटी के जस्ट अ मिनट, जब हैंडआउट पाएंगे लगभग 40-50 पेज का हो गया। उसके दो कारण है, पहले ये करीब 40 पेज का ही था, इंडेक्स इंडेक्स हटा तो 35 पेज ही, लेकिन सरकार ने जीएसटी 2.0 के नाम पे बहुत चेंज किया तो स्वाभाविक है और पेजेस बढ़ जाने। आइदर वे ये लंबा हैंडआउट होने का कारण ये है कि जीएसटी पर रेगुलरली उन्होंने इसमें सवाल पूछे और अब ये 2.0 लाए तो हो सकता है फिर से वो पूछ ले। सेकंडली स्टेट सर्विसेज में बहुत सारे जॉब्स आते हैं, जैसे कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, और उसकी भर्ती निकलती है तो मान लो 800,000 ऐसी एक साथ भर्ती निकलती है। फिर स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, अकाउंट ऑफिसर वगैरह, उसमें कुछ ऐसी जॉब होती है जिसमें आपका बीकॉम होना जरूरी है, कुछ ऐसी उसमें कोई भी डॉक्टर इंजीनियर दे सकता है, लाइक दिस टैक्स इंस्पेक्टर। अब वहाँ पर आप स्वाभाविक है जीएसटी ज़्यादा पूछेंगे। हालाँकि हर बार ऐसा नहीं होता, बीच में ऐसा हुआ गुजरात में टैक्स इंस्पेक्टर या कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर की भर्ती आई, 800,000 वैकेंसी थी। उसमें जीएसटी कितना पूछा अपन, इकोनॉमी के मुश्किल से 2-3 सवाल ही पूछे, बाकी सब क्या कला साहित्य ये नदी नाला पर्वत की तरह। बट इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो गुजरात के अंदर ये जो पुराने प्रोफेसर्स हैं वो जब हटा दिए जाएंगे फिर नए वाले आएंगे तो नए प्रकार के और फ्रेश रेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नदी नाले पर्वत और कौन सा कवि कब हो गया उसका कम पूछेंगे। बट एनीवेज दैट इज द सिचुएशन इन एवरी स्टेट। तो इसलिए उस वक्त अलग फी नहीं देनी पड़े, नेट पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव जितना फैक्चुअल नॉलेज जनरल नॉलेज इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। हालांकि आईएएस के लिए सब तैयार नहीं करना, आईएएस के लिए दिमाग खर्च करना वो इतना जो मैं आपको 2 लेक्चर में पढ़ाऊं, एंड में आपको जहां देखिए तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स चले उसका इतना लोड नहीं लेना है, जो काम के फैक्ट्स होंगे मैं आपको लेक्चर में बता दूंगा। खैर जो भी अभी पढ़ना है वो तो फ्रेश दिमाग ही मांगता है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में आप एक सिंपल एमसीक्यू ट्राई करें, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। हाँ तो मेरे आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स है? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। मनीष, परिधि, शमा, आस्था, सचिन, दीपिका, साक्षी, तान्या, नेहा, प्रियांशु, महावीर, सयान, सचिन, नगीना, वैशाली, निधि, अंजनी, कशिश, यश, उत्पल, दिग्विजय, आनंद, अरमान, प्रियंका, नवीन, कनिका, अमु, शगुन, निश्चय, केफ, रोशनी, डॉक्टर एमजेड, प्रशांत, ईशा, नेहा, निखिल, देवेश, अभिषेक, जानवी,
ये सब लोग फिर अमल, शुभम, विकास, अमर, तनिष, प्रशांत, विकास, ऋचा, देव, हुमायूं, आदर्श, करेक्ट आंसर। अरे भाई कॉर्पोरेशन टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है ही ना, एक्साइज और कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स जो भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये तो चले गए बी और डी। और क्योंकि कॉर्पोरेशन टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है ही, तो जब क्या होगा ये 1 2 3 आफ्टर एलिमिनेशन। कुछ लोग कहेंगे वेल्थ टैक्स तो डिलीट हो गया भाई, पर एलिमिनेशन मेथड से जो बचे वही उसका जवाब है। ये आपको बेसिक थियरी पूछ रहा है, उसमें कौन सा एबॉलिश हुआ नहीं हुआ उसमें आप मत जाओ। नाउ द टॉपिक इज जीएसटी। जीएसटी का आज हम लोग इकोनॉमिक एंगल देंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, फिर कौन से यूनियन और स्टेट के पुराने टैक्स उसमें खत्म हो गए ये समझना है, अलग अलग चीजों पे क्या टैक्स लगते हैं, जीएसटी पे हमारा नुकसान हो रहा है हमको कॉम्पेंसेशन दो, उसका सेस लेना है, बैक टू बैक लोन से ऐसा ही मुद्दा चलता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कल देखेंगे। जीएसटी के साथ जुड़े 4 5 संस्थाएं हैं, अलग अलग फायदे नुकसान है, वो सब भी हम लोग कल देखेंगे। देखिए पेटीएम में जैसे भी आप फोन रिचार्ज करते हैं, लाइट बिल भरते हैं, कैशबैक मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर सिस्टम जीएसटी की है कि मान लीजिए मैंने पहली बार 100 रुपये का मोबाइल रिचार्ज किया, तो पेटीएम मुझे तुम्हें 10 रुपये कैशबैक दे दो, मेरे वॉलेट में जाएंगे, फिर दूसरी बार मुझे लाइट बिल भरना है 100 रुपये, फिर 10 रुपये एडजस्ट होंगे तो मुझे सिर्फ 90 भरने। सेम कंसेप्ट हियर, जीएसटी में ये कंसेप्ट है, लेकिन ये नॉर्मल कस्टमर को नहीं मिलता, ये केवल रजिस्टर्ड बिजनेसमैन को ही मिलता है, और उसको हम कैशबैक नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। समझते हैं? तो जीएसटी क्या, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या, टेक्सटाइल, पॉपकॉर्न, बहुत सारी हमें थियरी उसकी समझनी है। मान लीजिए मैं कोचिंग क्लास खोलूँ, तो उसके लिए मुझे स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप, पीसी सब चाहिए आजकल, तो ये सब मैं अमेज़न से मंगाता हूँ, और मैं उस पे 10 लाख रुपये का पूरा बिल आता है, मैं ऑनलाइन सब चीज़ें मंगवा लेता हूँ, और फिर मैं ये कोचिंग क्लास शुरू करूँ और विद्यार्थियों से फीस लेना चालू करूँ। मान लो 1 से 15,000 रुपये, ऐसे बहुत सारे बच्चे आ गए, मैंने 15 लाख रुपये फीस ली है, तो मेरा इनपुट क्या है, अमेज़न से जो माल खरीदा 10 लाख का, मेरा आउटपुट क्या है, जो कोचिंग फीस मैंने ली है आपसे 15 लाख रुपीज़। तो अब ये सरकार आ जाएगी लैपटॉप का हमको जीएसटी चाहिए, तो कहीं देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, स्मार्ट बोर्ड और ये सब पीसी, लैपटॉप, 18% जीएसटी। तो मैंने 10 लाख का स्मार्ट बोर्ड और ये सब पीसी वगैरह खरीदा हो, तो 10 लाख तो है ही, उस पे जीएसटी कितना लगा 18% के हिसाब से 1,80,000 रुपये। उसी तरह जो भी कोचिंग सर्विस मैंने बेची, तो भी सरकार नहीं, इसी एक सर्विस है, इस पे हमें 18% जीएसटी चाहिए। 15 लाख रुपये जो कलेक्ट किए स्टूडेंट से, उस पे भी 18% के हिसाब से कितना 2,17,000 मुझे जीएसटी लगेगा। अब आप समझते हैं कि जीएसटी कैसी चीज़ है, इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब मैंने जो ये स्मार्ट बोर्ड, पीसी सब खरीदा अमेज़न से, तो मुझे प्राइस प्लस जीएसटी अमेज़न को देना है। तो मैंने 10 लाख का सब सामान, उस पे 1,80,000 का जीएसटी, मतलब 11,80,000 दिया है अमेज़न को, और अमेज़न ने उसमें से 1,80,000 रुपीज़ जीएसटी के रूप में भारत सरकार में जमा किया है। तो याद रहे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने सीधा सरकार में जमा नहीं किया, क्योंकि इस स्टेज पे आप समझो मैं बायर हूँ, मैं सेलर नहीं हूँ, मैं खरीद रहा हूँ सामान। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंजम्पशन, जो भी आप उपभोग करते हैं, खरीदते हैं, उस पे ही लगेगा। उसी प्रकार स्टूडेंट्स ने जो मुझे फीस दी, तो स्टूडेंट ने सीधी सरकार में जीएसटी जमा नहीं की, उन्होंने मुझे 15 लाख की या जो भी फीस, उस पे 2,17,000 जीएसटी, मतलब कितने दिए, 17.70 लाख रुपीज़, और उसमें से मैंने 2,17,000 सरकार में जमा करनी चाहिए कायदे से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, तो मैंने बाहर से कलेक्ट किया है, मैं अब सेलर हूँ, आई शुड डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक तकलीफ हो सकती है, तेरी भी चुप और मेरी भी चुप, कि मैं अमेज़न को कहूँ यार तुम मुझे सीधा सामान दे दो ना, ये सब जीएसटी मत लो मुझसे, और फिर मैं स्टूडेंट्स को कह दूँ तुम भी मुझे कैश में दे दो फीस, ये मैं जीएसटी कलेक्ट भी नहीं करूँगा, तो सबका फायदा है कि हम जीएसटी देंगे ही नहीं, तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे कि मुझे सारा सामान मिल गया 10 लाख में, आपको सारा कोचिंग मिल गया 15 लाख में, मतलब हर एक को 15,000 की फी आई, 17,000 की नहीं आई मान लो, तो वी शुड सेल द थिंग्स विदाउट बिल, बिना बिल के बेचेंगे, किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, तो फिर सरकार का सैड इमोजी हो जाएगा, ये टैक्स नहीं आएगा तो हम सरकार कैसे चलाएंगे, इतना सब रोड हाईवे, ये सब मिलिट्री का खर्चा उठाना है, गरीबों को सब सब्सिडी देनी है, 5 किलो फ्री में राशन देना है, तो सरकार क्या करेगी? सरकार कैरेट एंड स्टिक की डंडा भी मारेगी और गाजर और गुलाब भी देगी। डंडा वो ऐसे मारेगी कि बिना बिल के आप बेचे कुछ, तो भी सजा हो सकती है। जनता से आपने जीएसटी कलेक्ट किया, मान लो मैंने स्टूडेंट से फीस प्लस जीएसटी लिया, मैं सरकार में नहीं जमा करूँ, तो भी मुझे सजा हो सकती है, रेट हो सकती है। एक तो डंडा नीति स्टिक पॉलिसी है, और दूसरा है कैरेट पॉलिसी, मतलब गाजर आपको देंगे कि जितने व्यापारी हैं, सेलर्स हैं, मतलब कोचिंग वाला कोचिंग सेल कर रहा है, अमेज़न वाला सामान सेल कर रहा है, कि देखो तुमने पिछले स्टेप में जितना जीएसटी भरा है वो सारा माफ है, कैशबैक तुमको मिल जाएगा, और इस कैशबैक को हम कहेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। समझते हैं? मैंने विद्यार्थियों से कितनी फीस वसूली, 15 लाख फीस थी, उस पे जीएसटी तो 17.70 लाख रुपीज़ मैंने कलेक्ट किए। तो क्या मैंने, जस्ट अ मिनट, बारिश शुरू। 2-3 दिनों से कंटिन्यूअस बारिश ही चल रही है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था, मैंने विद्यार्थियों से फीस ली है 15 लाख, और उसके ऊपर 2,70,000 जीएसटी, तो 70 लाख रुपीज़, और कायदे से मैंने उसमें से जो 2.70 लाख रुपीज़ है, ये सरकार में जमा करने चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है। स्टूडेंट्स मेरे बाहर हैं, मैं उनका सेलर हूँ, यू आर राइट। लेकिन यहाँ पर सरकार ये कहेगी मुझे, मृणाल को, कोचिंग वाले को, कि देखो तुमने इनपुट के रूप में ये जो स्मार्ट बोर्ड, पीसी सब लिया था अमेज़न से, उस वक्त भी तो तुमने टैक्स वहाँ जमा करवाया था 1,80,000, जब मृणाल खुद बाहर था, तो बस वो तुम्हारा माफ है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। यानी जो मेरा आउटपुट था, जो स्टूडेंट से मैंने लिया है कितना, 2,70,000 जीएसटी, लेकिन सामने मैंने अमेज़न को जितना दिया था इनपुट में 1,80,000, तो मेरा माफ हो जाएगा। तो डिफरेंस कितना रहा, 90,000। तो मैंने केवल 90,000, मतलब 2,17,000 नहीं, केवल 90,000 रुपीज़ जीएसटी सरकार में जमा करना है। दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट। लेकिन इससे सरकार को क्या फायदा हुआ कि अब मुझे सारा बिल पे लेना और देना पड़ेगा ना, तभी मैं ये सब क्लेम कर सकता हूँ। अगर कैश में ट्रांजेक्शन किया, सब नोट डाउन नहीं किया, तो मुझे नहीं मिलेगा। अब आपको सवाल होगा कि भाई ऐसा कैशबैक देने पर सरकार का नुकसान नहीं हो जाएगा? अब ये सोचना, पेटीएम आपको कैशबैक देता है तो पेटीएम का नुकसान थोड़ी हो रहा है, वो कुछ तो फायदा कमा रहा है कहीं कहीं से। यहाँ पर भी सरकार फायदा तो कमा रही है, आप समझो। प्रश्न आपको ये होगा कि सरकार का नुकसान नहीं हो जाएगा अगर सबको कैशबैक देती फिर? तो जवाब देखिए, सबको नहीं मिल रहा है, ये केवल बिजनेसमैन को मिल रहा है। अमेज़न बिजनेसमैन है, कोचिंग वाला बिजनेसमैन है, जो लास्ट बायर है, एंड कस्टमर है, स्टूडेंट है, उसको कैशबैक नहीं मिल रहा है, तो सारा उस पे है और वहाँ से लिया जा रहा है। तो बात ऐसी है कि देखिए, हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन है उतना सरकार टैक्स ले रही है। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट स्टेज में कितना लिया सरकार ने, जो मृणाल ने अमेज़न से स्मार्ट बोर्ड पीसी खरीदा, सरकार ने वहाँ 1,80,000 रुपये तो कलेक्ट कर लिए। फिर मृणाल ने स्टूडेंट से जो कलेक्ट किया 270, तो सरकार ने माफ कर दिया, आगे वाला तुमने भरा था इसलिए यहाँ पर डिफरेंस ही लेंगे हम लोग, कितना 90, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.90 लाख रुपीज़। तो टोटल सरकार को कितना मिला, 1.80 अमेज़न से, 0.90 मृणाल से, तो सरकार को मिला कितना, 270। तो जवाब तो जीरो नहीं है, जवाब जीरो कब आता है, अगर वो स्टूडेंट को भी वापस कैशबैक दे देती तो जवाब जीरो हो जाता, पर ऐसा नहीं है। इस कारण से टोटल कलेक्शन सरकार का तो हो गया 2,17,000, कोई सरकार का इसमें नुकसान नहीं है। उल्टा फायदा ये है कि अब हर एक बिजनेसमैन बिल बना के ये सब ट्रांसपेरेंटली डिक्लेयर करेगा, तो ये 270 आ जाएंगे। पहले ये सब ऐसे कैशबैक नहीं देते थे, तो क्या कोई कुछ बताता ही नहीं था, तो ना अमेज़न से कुछ कमाएगा, ना कोचिंग वाले से कुछ कमाएगा, तो सरकार को जीरो टैक्स की इनकम होती थी। उसके मुकाबले अब तो 270 हुआ ना, तो फायदा ही फायदा है। तो यस, दिस इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है,
इसमें एक चीज़ होती है कास्केडिंग इफेक्ट, वो समझनी है। मान लीजिए आपको प्रिंसिपल मतलब लोन का मूलधन ₹100 है और कहा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट सादे ब्याज पे लोन है 10% हर साल ब्याज देना है। तो ईयर 1 पे आप क्या देंगे 100 का 10 मतलब ₹10 ईयर 2 पे कितना इंटरेस्ट भरेंगे जो प्रिंसिपल है 100 उसका 10 मतलब ₹10 तो टोटल इंटरेस्ट आप कितना भर रहे हैं ₹20। तो सिंपल इंटरेस्ट भरेंगे आप वो तो बराबर है। लेकिन अगर आपको यही लोन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया जाए तो क्या होगा कि ₹100 का प्रिंसिपल है पहले साल क्या ईयर 1 में 100 का 10% ₹10 ब्याज है। दूसरे साल में क्या होगा दूसरे साल में वो ये कहेगा कि देखो ओरिजिनल प्रिंसिपल ₹100 उसका 10% यानी ₹10 भरो और जो पहले साल का इंटरेस्ट है ₹10 ब्याज पे ब्याज चढ़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है तो वो ₹10 पे भी 10% इंटरेस्ट चढ़ेगा फिर से वो ₹1 होगा। आप समझो ₹100 के 10% है ₹10 तो ₹10 के 10% क्या हो गया ₹1 तो 10 + 1 कितना है 11 तो दूसरे साल आपको ज़्यादा चढ़ेगा ₹11 ब्याज चढ़ेगा। तो टोटल आप इंटरेस्ट कितना पे करेंगे ईयर 1 का 10 ईयर 2 का 11 21 भरेंगे। आपके सैड इमोजी हो गया तो भाई वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का वही कांसेप्ट है। तो दैट इज सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आप समझिए सिंपल के मुकाबले कंपाउंड में आपने कितना ज़्यादा भरा है ₹1 ज़्यादा। सिंपल इंटरेस्ट आपने 2 साल में 10 + 10 20 भरा था कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 10 दूसरे में 11 भरा था 21। तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ₹1 का डिफरेंस है। वो जो ₹1 का डिफरेंस है उसे क्या कहेंगे आप कास्केडिंग इफेक्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। कास्केडिंग मतलब क्या जैसे एक छोटा सा स्नोबॉल है वो पर्वत से गिरता है लेकिन वो अपने साथ और ज़्यादा स्नो कलेक्ट करता है तो फिर और बड़ा हो जाएगा फिर तीसरे स्टेज पे वो और बड़ा हो जाएगा। तो ये जो इफेक्ट है इसे आप क्या कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। ऐसा यहाँ पर हो रहा है पहले स्टेज पे था ₹10 का फिर ये कास्केडिंग का ₹1 एक चढ़ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो दूसरे साल 11 हो गया और आगे बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड कास्केडिंग इफेक्ट। तो पानी प्रभाव तो पानी प्रभाव आपके तो पानी इसका जीएसटी में क्या है तो जीएसटी आने से कास्केडिंग इफेक्ट चला जाता है उतना एक लाइन का ही मुद्दा है लेकिन वो समझने के लिए अभी हमें 5 मिनट जाएंगे लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ बार वो इंटरव्यू में पूछते हैं एक्सप्लेन व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट। तो हम पुराने समय में राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम में तब जीएसटी नहीं था तब सिचुएशन क्या थी तब कोचिंग वाला चौक डस्टर खरीदे ₹1000 तो उस वक्त जीएसटी नहीं था उस वक्त दूसरे टैक्स लगते थे एक्साइज यूनियन गवर्नमेंट लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट वाले सेल टैक्स लगाते थे। मान लीजिए 10% सब टैक्स था तो कोचिंग वाले ने ₹100 का एक्साइज और सेल टैक्स भरा होगा और कोचिंग वाले ये सोचे मुझे प्रॉफिट चाहिए ₹400 तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए उसकी कोचिंग फी क्या होनी चाहिए ₹1000 का चौक डस्टर है ₹100 उसने टैक्स भरा है और उसका कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट या कैशबैक उसको नहीं मिलेगा वो पुराने जमाने में ऐसी सिस्टम नहीं थी और ₹400 तो उसको प्रॉफिट कमाना ही है। तो कुल मिला के 1000 + 100 + 400 ₹1500 में वो आपको फीस में कोचिंग सर्विस बेचेगा। अब ये कोचिंग बेचेगा तभी सरकार लाटअप का क्या जाएगी ये देखो ये तो नया इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक जात की सर्विस है इस पे हमको टैक्स चाहिए मान लो 10% टैक्स मांगे तो ₹1500 फीस मांग रहा है और उस पे टैक्स चलेगा 10% कितना 150। तो अब स्टूडेंट को कितनी फी भरनी है 1500 फी तो भरनी है उस पे ₹150 टैक्स भी भरना है तो स्टूडेंट के सर पे कितना जाएगा 1650 मैं आपको 40 सेकंड देता हूँ इसको दिमाग में उतारिए मोबाइल स्क्रीन पे शायद ये फॉन्ट इतना अच्छा ना दिखे चिंता मत करना ये ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में भी दिया तो क्लास के बाद आप देखना। तो बेसिकली ये जो पूरी साइकिल चली या प्रोसेस चली उसमें आप 1650 स्टूडेंट के रूप में फीस भर रहे हैं। अब जीएसटी इसको सॉल्व कैसे करता है जो फाइनल कस्टमर पे बोझ या बर्डन कैसे कम करता है। तो अभी मान लीजिए ये जो नया जीएसटी आता है कब से आता है 2017 से उसमें कोचिंग वाला फिर से चौक डस्टर खरीद रहा है ₹1000 अब इस पे एक्साइज और सेल टैक्स वैट ये सब नहीं है जीएसटी तो 10% जीएसटी चौक डस्टर पे तो ₹1000 का माल खरीदा उस पे 10% के हिसाब से ₹100 का जीएसटी चढ़ेगा। लेकिन सरकार ये कहेगी देखो कोचिंग भाई तुमने अमेज़न से माल मंगवाया तुम्हें इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा तो तुम अपने पे कुछ लेना मत ये तुम्हारा बर्डन है ही नहीं तुम्हें माफ है सब। अब कोचिंग वाले ने सोचा मुझे अभी भी ₹400 का प्रॉफिट चाहिए तो वो फीस क्या रखेगा सेलिंग प्राइस वो रखेगा देखो ₹1000 का चौक डस्टर मैंने खरीदा था उस पे ₹100 टैक्स भरे थे लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 क्यों क्योंकि उसको पता नहीं तो माइनस हो जाना है मुझे रिफंड आ जाना है तो वो उसको अपने पे ले नहीं रहा है और ना ही स्टूडेंट पे आगे उसकी चिंता कर रहा है कि मैं स्टूडेंट से भी ये ₹100 तो लेने की जरूरत नहीं ना क्योंकि मुझे आगे से माफ हो जाना है मुझे प्रॉफिट चाहिए 400 वो मैं स्टूडेंट से लूंगा तो स्टूडेंट से मैं ₹1000 मेरा चौक डस्टर का खर्चा और ₹400 मेरा प्रॉफिट यानी ₹1400 मैं तो लूंगा। अब इस स्टेज पे जब वो कोचिंग बेचेगा तो भी फीस लगेगी 10% जीएसटी हाँ तो ₹1400 का 10% क्या होगा ₹140 तो अब स्टूडेंट से कितनी फी वसूली जाएगी ₹1400 की फीस और उसके ऊपर 140 जीएसटी तो ये कितना 1540 पहले कितना था 1650 था इसकी जगह ये कम हो गया। कम कैसे हो गया क्योंकि ये जो ₹100 जो चौक डस्टर पे जो जीएसटी था वो आपका इधर माफ हो गया ना मतलब उसका सोपानी प्रभाव नहीं आया। आप पिछली साइड में आप देखें कि पहले क्या छोटा स्नोबॉल था वो ₹100 का वो चलते चलते उसके चलते आपको यहाँ पर ज्यादा 1650 हो गया यहाँ पर ऐसा कोई स्नोबॉल है ही नहीं आगे वाला स्टेज पे जो था वो माइनस हो गया। ये 20 सेकंड नहीं जीएसटी वाली स्लाइड का नंबर थोड़ा दिमाग में बताइए। देखिए पहले ये जो एक्साइज सेल टैक्स वैट वाली सिस्टम थी उसमें विद्यार्थी पे फीस का बर्डन क्या था 1650 जीएसटी में कितना बर्डन है 1540 क्यों क्योंकि कोचिंग वाले को आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट या एक प्रकार का कैशबैक मिला उसने जितना चौक डस्टर पे टैक्स भरा है तो यानी पहले स्टूडेंट को ₹110 ज्यादा भरने पड़ते थे अब तो नहीं भरने पड़ते अब वो बोझ कम हो गया तो 110 जो ज्यादा भरे उसे आप क्या कहेंगे कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट जस्ट लाइक वो हमने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा कि आपको ₹1 ज्यादा ब्याज भरना पड़ा वो ₹1 क्या था कास्केडिंग इफेक्ट सोपानी प्रभाव इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट उसी तरह यहाँ पर क्या टैक्स ऑन टैक्स कि पिछले स्टेट में टैक्स भरा वही इसने वापस एम्बेड किया आगे से लेने के लिए तो फिर से वो परसेंटेज फॉर्मूला में टैक्स में चढ़ गया तो कास्केडिंग इफेक्ट था जो जीएसटी खत्म करता है। तो जीएसटी रिमूव्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस एक लाइन की बात है तो टिक करना है करेक्ट है मेंस में इंटरव्यू में पूछा जाए तो भी हाँ वो करेक्ट है। अब समझो कास्केडिंग कैसे चढ़ा ब्याज पे ब्याज या टैक्स पे टैक्स कैसे चढ़ा क्योंकि ₹100 जो एक्साइज उसने भरी थी पुराने जमाने में वो उसको आगे भी गिर रहा था ना अपने कॉस्ट प्राइस में क्योंकि रिफंड नहीं मिला था इस कारण से ये आगे भी ऐड हो रहा था इसके चलते वो आगे भी ऐड हो रहा था इसके चलते आप पे बहुत ज्यादा था इसका पूरा मैथ्स दिमाग में उतारने की कोई जरूरत नहीं है जो थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया हो कि पहले के मुकाबले स्टूडेंट को कम बोझ पड़े या बाहर को कम बोझ पड़े दैट इज जस्ट इट। तो अंडरस्टूड देन बेस्ट नहीं अंडरस्टूड तो क्या रट्टा मारो जिंदाबाद कि अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता सेलर को तो जो फाइनल कस्टमर है उस पे टैक्स और पिछले स्टेज में जितने टैक्स थे वो उस पे वापस चढ़ जाते हैं तो टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम आती है। इस टैक्स ऑन टैक्स की प्रॉब्लम को कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी के अंदर ये नहीं होता क्योंकि जीएसटी में पुराने स्टेज के सारे जो टैक्स भरे थे जीएसटी के वो माफ हो जाते हैं सेलर को उसका कास्केडिंग इफेक्ट हट जाता है।
आई गिव यू 30 सेकंड, इस स्लाइड को आप पढ़िए। हम्म, देखिए ये जो आपको आसानी से समझ आ जाए इसलिए मैंने क्या किया है, ये एकदम रिलेटेबल एग्जांपल आपके लिए पकड़ा कोचिंग का, क्योंकि आपने सीधा अनुभव क्या चाहिए, फीस आई गई और ऊपर ये है। जब आपको रियल इंटरव्यू में पूछा जाए एक्सप्लेन कास्केडिंग इफेक्ट, तो ये एग्जांपल नहीं देना है, ये बहुत ही छिछोरा टाइप का लगता है। वहां पर जो बैठे हो क्या, या तो कोई प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, या कोई रिटायर्ड ऑफिसर है, या आर्मी नेवी का कोई अधिकारी है, या जो भी यूपीएससी के चेयरमैन और प्रबुद्ध लोग एकेडमिक्स के हैं, तो उनको आदत है ये सब तुम सब सस्ता मतलब फिल्म सेलिब्रिटी कोचिंग ये सब नहीं होना चाहिए। अब यही सारी बात करें अपन इसको किसी और तरीके से बोले कि मान लीजिए हम लोग एक कोई चीज खरीद रहे हैं, वट हम कैमरा खरीद रहे हैं, मोबाइल खरीद रहे हैं, ऐसा कोई आप जनरल एग्जाम ले ले, कोचिंग वाला मत लेना, ये उसको लगे बराबर है। कुछ बार ऐसा होता है इंटरव्यू में वो आपको पेन पेपर देंगे, फिर कहेंगे तुम गिन के दिखाओ, तो भी डरना नहीं है। गिन के दिखाने में क्या एज लेयर बना देना कैमरा का, स्टेज 1 स्टेज 2 या जो भी प्रोडक्ट आप चीज बर्गर वटेवर, और इस लेयर पे एग्जैक्ट नंबर कुछ लिखने नहीं है, हमें बता देना है, हो गया। इट हैपेंस, तो लोड नहीं लेना है, कास्केडिंग इफेक्ट इज डन। ये चीज आपके एंड में सारी ग्राफिक्स दी हैं तो चिंता नहीं करनी है। जीएसटी आने से पहले का जो जमाना था, उस वक्त क्या हो रहा था कि जो कोचिंग वाला था उसने आगे से ये जो भी पेन पेंसिल स्टेशनरी खरीदा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, तो स्टूडेंट पे ज्यादा बोझ लगाता था, तो सैड इमोजी। जीएसटी आने पर क्या है, अब जो दुकान वाला चॉक डस्टर बेच रहा है उस वो कोचिंग वाला खरीद रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला जीएसटी का, तो बच्चे पे कम बोझ लगा रहा है, तो हैप्पी इमोजी। तो दैट इज बिफोर एंड आफ्टर, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट। अब यहाँ पर आप समझिए ब्लैक मनी का प्रकोप भी कम होता है। ब्लैक मनी कब होता है, जब पूरा पैसा कैश में मांगा जाए, कोई बिल ना बनाया जाए, कोई टैक्स ना भरा जाए। लेकिन यहाँ पर हर एक बिजनेसमैन को अगर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो उसने सारे डॉक्यूमेंट बिल्स दिखाने होंगे, मैंने इतना खरीदा इतना बेचा। तो इस कारण से हर एक शॉपकीपर सेल्फ पुलिसिंग कर रहा है कि अपना सारा सबूत खुद ही सरकार में जमा कर रहा है। तो इट एनकरेज सेल्फ पुलिसिंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो कास्केडिंग इफेक्ट हमने देख लिया। अब आप देखिए, अगर आपने एकदम पहले वाली जुरासिक पार्क मूवी देखी हो तो वहाँ सब मशीन और रोबोट और ग्रीन स्क्रीन से सब बनाया होगा। आजकल तो सब वीएफएक्स और एआई से सीधा बन जाता है। तो मूवी तो वो भी थी और मूवी आज भी है। तो क्या धीरे धीरे वो चेंजेस आए हैं, डे वन से सारे चेंजेस नहीं आए हैं। उसी प्रकार जो ये टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो भी डे वन से ऐसा नहीं कि जीएसटी और उसी में इनपुट टैक्स क्रेडिट है, पहले भी टैक्सेस थे उसमें भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलते थे, पर वो ये सिस्टम पूरी एफिशिएंट नहीं थी। समझते हैं कि 80s के जमाने में ऐसा सब इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के लिए उस वक्त जो भी राजीव गांधी इंदिरा गांधी के टाइम पे वो लेकर मोडवेट सिस्टम, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम, उसमें ऐसा था कि जो भी बिजनेसमैन है उसे यूनियन गवर्नमेंट को जो टैक्स भरे जैसे एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स वगैरह उसके कुछ रिफॉर्म्स लिए गए थे, तो वहाँ उसको थोड़ा आईटीसी मिलता था। तो भी एक्साइज ड्यूटी का मिलता था, सर्विस टैक्स का नहीं मिलता था। सर्विस मतलब इंश्योरेंस कोचिंग उनको कुछ नहीं मिलता था। और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स आपने भरा तो उसका भी कोई आपको आईटीसी बिजनेसमैन को नहीं मिलता था। फिर वर्ष 2000 तक आते हैं तो उस जमाने में एक नई सिस्टम है सैनवेट सिस्टम। सैनवेट में ऐसा था कि यूनियन गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी और कोचिंग वगैरह पे एक्साइज नहीं लगती थी, उस पर सर्विस टैक्स लगता था। तो सर्विस टैक्स दोनों के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन वो ऐसी सिस्टम थी कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट के जो वैल्यू एडेड टैक्स, सेल टैक्स वगैरह थे उसमें कोई आपको आईटीसी नहीं मिलता था। फिर अलग से स्टेट गवर्नमेंट ने 2005 से अपना एक दूसरा वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम चालू किया, वैसा कि उसमें यूनियन के टैक्स जो भरे एक्साइज सर्विस उसका कोई माफ नहीं मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट में आपने जो भी ये वैल्यू एडेड टैक्स भरा है उसके आपको आईटीसी मिलेंगे उस सेलर को। अब ये ऐसा सब कैसे काम करता है डिटेल में भी मैं बता सकता हूं, पर उतना अपने लिए काम का नहीं है। इवन वो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी काम का नहीं है। आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि मॉडरेट था, सैनवेट था, फिर वेट था, और इसमें किसको क्या मिलता था उसकी मैट्रिक्स थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, खत्म। तो बहुत उसके ज्यादा आपको उसमें हिस्ट्री में जाना नहीं। फिर 2017 में आया जीएसटी। जीएसटी ऐसा है कि वो दोनों जगह जितने टैक्स भरे, मतलब लगता तो जीएसटी है, वो जो भी आपने भरा यूनियन को सेंट्रल जीएसटी भरा, स्टेट को एसजीएसटी भरा, दोनों के आपको आईटीसी कैशबैक इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बोलना है बिजनेसमैन को मिल जाता है। तो दैट इज हाउ द आईटीसी सिस्टम हैज इवॉल्वड इन इंडिया। इस प्रकार से उत्क्रांति हुई है धीरे धीरे। पहले मॉडरेट था, सैनवेट था, वेट था, लास्ट जीएसटी है। पुराना बहुत इतिहास नहीं याद आपको चलेगा, निबंध कुछ लिखना वो बड़ा सा टैक्स रिफॉर्म, तो सिर्फ नाम बताना चाहिए कि इट हैज इवॉल्वड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड देन वी आर एट द स्टेज ऑफ जीएसटी। जीएसटी का वर्ष याद रखना है 2017, रात को 2 बजे पूछे तो भी याद रखना है 2017 है। नोटबंदी कब हुई थी 2016 में, ये उसके 1 साल बाद हुआ है। तो जीएसटी डन। अभी जीएसटी में संविधान समझना है। देखिए जीएसटी एक ऐसा टैक्स है कि जो यूनियन भी लेता है स्टेट भी लेता है, दोनों को थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो मतलब आपने कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के टैक्सेशन पावर चेंज करने होंगे, तो उसके वास्ते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान में संशोधन करना 2014 में मोदी जी ने ऐसा 122nd बिल पेश किया। अब ये जो जीएसटी है ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा चेंज है, यूनियन स्टेट के बहुत सारे टैक्स को खा जाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए आपको नॉर्मल नहीं बहुत स्पेशल जात की मेजोरिटी चाहिए। अंडर आर्टिकल 368 यूनियन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा हर एक में जितने मेंबर्स हैं उसकी 50% मेजोरिटी, और जितने हैं उस दिन हाजिर हैं उसकी भी 2/3 मेजोरिटी आपको लानी पड़ेगी। स्टेट विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली राज्यों के अंदर भी मेजोरिटी स्टेट्स ने वो अप्रूव करना पड़ेगा। अब उस जमाने में शायद जो भी तेलंगाना कोई नए स्टेट ना बने हो तो जितने स्टेट थे उसमें मेजोरिटी निकालो, तो आपको 15 विधानसभा 15 स्टेट असेंबली में भी इसको मेजोरिटी से पास कराना था। तो अब ये सब कुछ पास हुआ, ये करते करते 2 साल लग गए, तो 16 में ये पास होता है। तब हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 101। आप कहते तुमने ऊपर बोला 122 इधर 101 कैसे हो गया, समझो वो बिल है, सारे बिल पास नहीं होते, तो फिर आप गिनने बैठो पहला सुधार, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो असल में जो हो पाए ऐसा ये 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। क्या जीएसटी, और कब बना है 2016 में। आपके अभी तो तुमने बोला 2017 में लागू हुआ, तो अभी कैसे 2016, समझो 16 में उसने चेंज कर दिया, उसके 1 साल बाद 17 से ये अमल होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड इन 16 एंड जीएसटी बिकेम इफेक्टिव इन 2017। मतलब ये सब ऐसा है, इसमें जरा भी वो फंबल नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू में कोई पूछे तो फटाफट से निकलना चाहिए। 101st अमेंडमेंट 2016 आफ्टर 1 ईयर बिकेम इफेक्टिव दैट इज 2017। ये भी आपको 2 बजे याद होना चाहिए, प्रीलिम मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज में याद होना चाहिए। मेंस में भी ये लिखा ये गलत नहीं जाना चाहिए, वरना उसको तुरंत चुभेगा इवैल्यूएटर को, मार्क्स वो आपको अच्छे नहीं देगा, क्योंकि बाकी 99 लोग हैं वो रट के गए होंगे, वो सही लिखेंगे फैक्ट्स। अब ये जो 101st अमेंडमेंट है 2016 में बना, जीएसटी का चीज है, तीनों चीज हम याद रखेंगे। इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए हैं, सुधार किए हैं। क्या सुधार किए हैं, कुछ हमें याद रखने, सारे नहीं 4-5 बड़े मुद्दे याद रखने। पहला प्रश्न, कोचिंग, टेलीकॉम, इंश्योरेंस ये सब क्या सेवाएं हैं, सर्विसेज। तो सर्विस पे कौन टैक्स मांग सकता है, यूनियन या स्टेट। तो क्या आप याद करें, एग्रीकल्चर पे कौन टैक्स मांग सकता है, एग्रीकल्चर इनकम पे स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन नहीं मांग सकता। ऐसा सब हर एक चीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कौन सी चीज पे यूनियन या स्टेट टैक्स मांग सकता है। तो पहले ये था कि सर्विसेज जैसे कोचिंग, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, इस पे केवल यूनियन मांग सकता था, स्टेट नहीं मांग सकता था। ये जो सुधार कर दिया उसके बाद ऐसा यूनियन भी मांगेगा, स्टेट भी मांगेगा। तो कोचिंग का हिसाब ये होगा 18% जीएसटी, हालांकि उसके 2 पार्ट है, यूनियन का 9% है सेंट्रल जीएसटी, स्टेट का 9% है एसजीएसटी। तो यानी 101st अमेंडमेंट में क्या हुआ, स्टेट्स को भी सर्विसेज पे टैक्स लेने की परमिशन मिली, अथॉरिटी मिली। सेकंड, एक राज्य से दूसरे राज्य में जब ट्रेड होगा,
कि गुजरात से कार बना के यूपी बेची जाएगी तो कौन टैक्स मांगेगा? पहले उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट केवल सेंट्रल सेल टैक्स मांगता था। अब सेंट्रल सेल टैक्स खत्म, उसकी जगह लगेगा जीएसटी ही, जिसको बोलेंगे आईजीएसटी, और वो वापस वही चीज़ है कि थोड़ा यूनियन को थोड़ा स्टेट को। तो इंटर स्टेट, अंतर राज्य या अंतर राज्य जो भी, एक राज्य से दूसरे राज्य आप जो भी चीज़ें बेच रहे हैं उस पे कोई सेंट्रल सेल टैक्स नहीं, अब से लगेगा जीएसटी। उसके दो पार्ट होंगे, एक यूनियन को जाएगा और एक स्टेट को जाएगा। कौन से स्टेट को? गुजरात को, यूपी को। तो डिपेंड करता है कस्टमर किधर बैठा, गुजरात का माल यूपी बिक रहा है तो कस्टमर यूपी में है तो यूपी को मिलेगा टैक्स। तीसरा, ये सब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? क्योंकि आप जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट को भी फाइनेंस कमीशन हिस्सा देगा वगैरह मुद्दे हैं, समझते हैं अभी। देखिए पहले तो आपको कुछ चीज़ें फिर से याद रखनी है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये 5 हाइड्रोकार्बन है, इस पे जीएसटी नहीं लगता है। इस पे यूनियन गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट लगाता है वैल्यू एडेड टैक्स। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता, वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाती है। उसी तरह पीने का दारू, उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है, उस पे यूनियन गवर्नमेंट भी नहीं मांगता टैक्स, उस पे स्टेट गवर्नमेंट अपना लिकर एक्साइज और जो भी उसका वैट सब मांगता है। इसके अलावा जितनी चीज़ें बचती हैं, मतलब ये 5 हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पीने का दारू, लिकर, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाटएवर आर द सर्विसेज एंड गुड्स, ब्रेड, बिस्किट से लेके सब कुछ, उस पे कोई ना कोई जीएसटी लगता है, 0 लग सकता है, 5 लग सकता है, 18 लग सकता है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको पहले तो देता हूँ 30 सेकंड, इतनी बात दिमाग में उतारिए। ये भी लिस्ट आपको 2 बजे याद होना चाहिए कि 5 हाइड्रोकार्बन पे जीएसटी नहीं लगता, इलेक्ट्रिसिटी लिकर भी जीएसटी नहीं लगता, वो अलग चीज़ है। बाकी सब चीज़ों पे लगता है। नाउ कम्स द प्रॉब्लम। देखिए, मान लीजिए कार पे 28% जीएसटी लगाया जाए। ऑफ कोर्स अभी इसको चेंज करके कम कर दिया 18 छोटी वाली गाड़ियों पे, बहुत आपको ऑडी और ऐसी बड़ी गाड़ी है तो 40 लगेगा, लेकिन अभी वो सब नहीं पड़े, वो कल पड़ेंगे। अभी के लिए मान लो कि 28 है। अभी गाड़ी बनी है गुजरात में और इसको खरीद रहा है कोई उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न होगा कि ये 28% जीएसटी जो हमने कलेक्ट किया, वो कैसे डिवाइड करें? क्योंकि यूनियन कहेगा कुछ मुझे चाहिए, स्टेट कहेगा कुछ मुझे चाहिए। तो हाउ टू डिवाइड दिस? तो पहला तो डिसीजन ये लिया गया कि बायर जहाँ बैठा है, उस स्टेट को मिलेगा थोड़ा जीएसटी। तो ये तो चलो कि स्टेट को मिलेगा, उसे हम कहेंगे स्टेट जीएसटी। यूनियन गवर्नमेंट के हमको भी चाहिए सेंट्रल जीएसटी। तो प्रश्न ये है कि 28% आईजीएसटी या इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, थोड़ा सीजीएसटी जाएगा, थोड़ा एसजीएसटी, कैसे डिवाइड करें? आपका यूनियन को 7 दो, स्टेट को 21 दो। कोई कहेगा यूनियन को 21 दो, स्टेट को 7 दो, तो ये भी 28 हो गया। या कोई कहेगा दोनों को आधा आधा दे दो, 40-40। तो प्रश्न ये कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और डिसाइड करेगा पार्लियामेंट? जवाब है नहीं, ये सब डिसाइड करेगा जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल ऐसी चीज है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और हर एक स्टेट के प्रतिनिधि मिनिस्टर्स आके बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी ऐसा सेल होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो बायर जिस स्टेट में उसको मिलेगा और यूनियन को कितना मिलेगा, तो जो भी टैक्स है उसका 50-50। तो अगर 9% है या 5% वट आधा बांटेंगे। तो अगर कोई चीज पे 5% है तो यूनियन कहेगा मेरा 2.5, स्टेट का मेरा 2.5। अगर 18 है यूनियन कहेगा मेरा 9, स्टेट कहेगा मेरा 9। ओके, अब ऐसे करते करते मान लो 100 की गाड़ी थी, उसमें से 14 रुपये का सेंट्रल जीएसटी यूनियन गवर्नमेंट को गया। तो नाउ लेट मी जूम इन। तो यूनियन गवर्नमेंट ने समझो गाड़ी पे 28 अगर जीएसटी कलेक्ट हुआ, उसमें से आधा 14 उनके पास गया है। गाड़ी है, मोबाइल है, सॉफ्टवेयर है, हर चीज में जीएसटी जाएगा। उसके अलावा यूनियन अपना इनकम टैक्स लेगा, वट एवर 30 रुपीज। कंपनियों के प्रॉफिट से कॉर्पोरेशन टैक्स लेगा, उसके अलावा कस्टम ड्यूटी लेगा, अलग अलग टैक्स यूनियन के वो तो कमाएगा। अब ये सब मिलाकर यूनियन ने कमा लिया 100 रुपीज अलग अलग टैक्सेस में। तो फिर फाइनेंस कमीशन आएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि यूनियन ने जितने टैक्सेस कलेक्ट किए हैं उसमें से कुछ हिस्सा स्टेट्स को बांटा जाएगा और ये फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए एवरी 5 इयर्स एक फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग सेटअप किया जाएगा। तो 15 फाइनेंस कमीशन आया, एनके सिंह चेयरमैन थे, ये भी याद रखना है। और उन्होंने कहा देखो यूनियन ने अगर 100 रुपये टैक्स में कमाए तो उसका 41 उन्होंने स्टेट्स को दे देना है। अब कुछ उसमें भी डिवाइड होगा कि मान लो यूपी को 17 मिले, गुजरात को 5 मिले, केरला को 1 मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी गरीबी है, कितना साइज है, उस हिसाब की इंटरनल फॉर्मूला होगी, जो हम लोग नेक्स्ट वीक मतलब इसी वीक गुरुवार को समझेंगे। ओके, तो आप समझो जो जीएसटी में यूनियन ने 14 रुपये कमा लिए, उसका 41% वो सभी स्टेट को मिलेगा। यूपी को मिलेगा, आपके उधर तो बाहर था, वो तो अलग केस है, वो तो मिला ही, एडिशनली और मिलेगा 1-2 रुपया। गुजरात को भी मिलेगा, केरला को भी मिलेगा। आपके केरला तो सीन में नहीं था, यूपी से गुजरात का डील हो रहा था, बट हाँ मिलेगा। व्हाई? बिकॉज़ वो यूनियन के हिस्से का जो टैक्स है उसमें हर एक स्टेट का हक बनता है। तो समझिए 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ गई, एक जीएसटी काउंसिल जिसने जीएसटी का इंटरनल डिवीजन किया, और दूसरी आई फाइनेंस कमीशन, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था है। उसने बाद में ये तय किया कि जो यूनियन के हिस्से टैक्स आए उसमें से वापस स्टेट्स को कितना मिलेगा। सो 2 बॉडीज विल कम इनटू पिक्चर, वन इज फाइनेंस कमीशन एंड सेकंड इज जीएसटी काउंसिल, एंड बोथ ऑफ देम आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आई गिव यू 20 सेकंड, इसको देखिए, मोबाइल स्क्रीन पे छोटा देखिए, चिंता मत करना, ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में भी है। हाँ, तो जीएसटी कितना बांटना है अलग-अलग यूनियन स्टेट का क्या हिस्सा है, जीएसटी काउंसिल देखेगा। फिर यूनियन के हिस्से जितना गया उसमें से कुछ वापस स्टेट को मिलेगा, दैट इज फाइनेंस कमीशन। तो आप समझिए ये जो आईजीएसटी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल बिकता है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम पे यूनियन ले लेता है वो टैक्स का पैसा, और उसमें से कितना बांटा जाएगा वो कौन डिसाइड करता है? कि 28 था तो 14 वो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करके, फाइनेंस कमीशन उसमें कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन फिर वहां से यूनियन के हक में जो पैसा है सीजीएसटी का, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बाकी जो भी इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये उसको भी बांटना स्टेट में, तो तब जीएसटी काउंसिल क्यों नहीं करेगा? तब फाइनेंस कमीशन आके कहेगा ये वाला मेरा काम है। अगेन आई गिव यू 30 सेकंड्स, ये मैट्रिक्स दिमाग में उतारिए। बात में कुछ दम है नहीं, लेकिन कुछ लोग उनको नहीं इतना जल्दी दिमाग में उतरता, इसलिए इतने सब ग्राफिक्स में हम सुकून से देख रहे हैं। हाँ, तो अभी कुछ चीजें याद रखनी है। 270 आर्टिकल ये कहता है कि देखो सीजीएसटी वो फाइनेंस कमीशन तय करेगा कि उसका कितना हिस्सा स्टेट को मिलेगा, 41 वगैरह। फिर एक नया आर्टिकल डाला 279 है, एक नई संवैधानिक संस्था बनेगी, जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्टर उसके बॉस होंगे, और फिर वो आईजीएसटी का डिस्ट्रीब्यूशन तय करेंगे, वो भी मैंने पिछली स्लाइड में हमने समझा। फिर एक और चीज लिख दी, अल्कोहल फॉर लिकर, मतलब जो पीने का दारू है, इट इज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी। मतलब कि वो सिर्फ राज्य सरकार उस पर स्टेट एक्साइज, स्टेट वैट ऐसे टैक्स लगा सकती है, पीने के दारू पे जीएसटी नहीं लगेगा। आपका ऐसा उन्होंने क्यों लिखवा दिया होगा? क्योंकि आप याद करें, लेट मी गो बैक, ये जो
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कराना था, तो स्पेशल जात का मेजोरिटी वाला अमेंडमेंट पास कराना था। मैंने आपको बताया उस जमाने में जितने राज्य थे उसकी मेजोरिटी विधानसभा मतलब 15 विधानसभा में पास कराना था। अब उसमें आप समझो वो गुजरात पास कराएंगे तो 2 कारण से पास हुए। मोदी जी कहते देखो मैं पीएम हूं, मैं तुम्हारा सीएम था। दूसरा कि गुजरात में दारूबंदी है, तो गुजरात स्टेट को कोई नाराजगी होगी नहीं, दारू पे टैक्स लगे नहीं लगे। बट व्हेन यू गो विद द सेम बिल टू मान लो केरला, तो केरला सरकार क्या कहेगी कि अगर तुम ऐसा लिख के दोगे कि लीकर पे जीएसटी लगेगा, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। लीकर पे सिर्फ हमारा टैक्स होना चाहिए, तुम्हारा जीएसटी करोगे तुम आधा हिस्सा मांग लोगे कि फिर जीएसटी अगर मान लो 40% लगेगा दारू पे तो 20 तुम ले लोगे, 20 अब हमारे हाथ में आएगा। नहीं, हमारे स्टेट को 40 का 40 मिलना चाहिए, वरना हम इसको साइन नहीं करेंगे। और अगर मेजोरिटी स्टेट ऐसा मना कर दे तो ये बिल कभी पास ही नहीं होता। इसलिए मजबूरी में सरकार ने ऐसा लिख दिया कि देखो दारू को बाहर रखा है, दारू पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मांगेगी, उसका कोई बंटवारा यूनियन नहीं करेगा। इस कारण से ये लिखा गया है कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, यानी कि केवल स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है कि वो उस पे टैक्स मांग सकते हैं। जीएसटी कभी उस पे लगेगा नहीं, ना जीएसटी के हिसाब से कोई डिवीजन होगा, ना उस पे फाइनेंस कमीशन का कोई बोलना होगा। अब ये जीएसटी काउंसिल है 279 ए के तहत बनी, इसका कंपोजिशन याद रखना है। इसमें यूनियन के 2 प्रतिनिधि, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स, एक है यूनियन के फाइनेंस मिनिस्टर। अब वहां पर आप समझिए जो मिनिस्टर होते हैं उसके अलग-अलग रैंक होते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर है, फिर उसका दूसरा नॉर्मल मिनिस्टर है, फिर जो जूनियर मिनिस्टर है उसको क्या कहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य कक्षा के मंत्री। तो जूनियर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस या रेवेन्यू, ऐसा जो जूनियर मिनिस्टर होगा वो भी बैठेगा। तो 2 यूनियन के हुए। और स्टेट के कितने प्रतिनिधि, 31। वो ऐसा कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट, यूपी बिहार मध्य प्रदेश वो तो है, हर एक यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, सीएम जैसा कुछ है, तो दिल्ली आएगा, वो तो आप समझते हैं, पुडुचेरी आएगा, जम्मू कश्मीर भी आएगा, क्योंकि वहां पर भी सीएम तो है, वो यूनियन टेरिटरी पर विधानसभा दिल्ली जैसा किया उसको। तो हर एक स्टेट अपना एक मिनिस्टर भेजेगा, उनको जो ठीक लगे। कोई अपना स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर भेजता है, कोई होम मिनिस्टर भेजता है, उनकी मर्जी है। अब ये जो यूनियन के तो 2 लोग हैं, स्टेट के 31 है, ये 31 में से किसी एक को वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। तो चेयरमैन कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। वाइस चेयरमैन कौन होगा, वो स्टेट के साइड से कोई होगा। आपको ये भी प्रश्न होगा, देखो जम्मू कश्मीर में तो अभी उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी, इतने साल तक तो बीच में कोई नहीं था ना, तो तब कौन बैठता था, मिनिस्टर नाम की सिस्टम नहीं थी। तो जब मिनिस्टर नहीं हो तो क्या जो गवर्नर का शासन होगा, राज्यपाल का शासन या कुछ, तो वो अपना कोई आईएएस ऑफिसर भेज देगा कि ये मेरा प्रतिनिधि है, तो दे विल अरेंज अकॉर्डिंगली। इसके अलावा आप याद करें टैक्स लेने की 2 संस्थाएं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स का काम देखती है, ये जीएसटी का काम वो नहीं देखेंगे, इसकी अलग संस्था है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सीबीआईसी। तो जो सीबीआईसी है उसका जो चेयरमैन होगा, यूजुअली एक आईआरएस ऑफिसर होगा जो यूपीएससी की आपकी परीक्षा से जाएगा, वो परमानेंट इनवाइटी रहेगा। मतलब हर एक मीटिंग में सीबीआईसी बोर्ड का चेयरमैन भी बैठेगा, उसको आमंत्रण होगा, लेकिन उसको कोई वोटिंग पावर नहीं होगा। वोटिंग पावर बस ये राज्य और केंद्र के जो प्रतिनिधि उनका ही होगा। अब आपके अपन भाई यूनियन के तो 2 मेंबर हैं, स्टेट के तुमने बोला 31 मेंबर हैं, तो हमेशा वही लोग जीत जाएंगे ना, तो ये पास कैसे होगा कोई भी काम इधर। वो वोटिंग पावर यहाँ पर समझो 1% मीन्स 1 वोट नहीं है, 1% इक्वल 1 वोट नहीं है। इधर ऐसा है कि मान लीजिए 100 वोट्स हैं, टोटल वोटिंग पावर 100 है। तो इन्होंने ये कहा कि देखो यूनियन का वोटिंग पावर 33 है, मतलब 1/3 ऑफ द 100 है। स्टेट्स का वोटिंग पावर कंबाइन, ये सारे स्टेट्स को कंबाइन करो, आपके 31 जो भी थे लोग, उनका वोटिंग पावर है 67, या हम कहें 2/3 ऑफ 100। अभी आपके तो फिर कोई भी डिसीजन मेजोरिटी से पास कर देंगे ना, स्टेट वाले सब हाथ मिला दें, तो 67 इनका है तो पास हो जाएगा। कोई भी डिसीजन नहीं बोले वो यूनियन कभी कुछ कर नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। कोई भी डिसीजन आपको पास कराना है कि जैसे अभी आप जानते हैं वो इंश्योरेंस पे 18% की जगह 0 जीएसटी, तो वोटिंग करना पड़ता है। तो वोटिंग उसमें रूल ऐसा है कि कोई भी डिसीजन पास करने के लिए 75% वोट्स इन फेवर रिक्वायर्ड। अब आप समझो 75 कोई भी एक का तो है नहीं, सारे स्टेट मिल जाए, बीजेपी टीएमसी सब लोग, तो भी इनका 67 ही है। तो जब तक यूनियन अपना थोड़ा वोट नहीं देगा तब तक कोई डिसीजन पास नहीं होगा। तो आप समझो ये ऐसी बात है कि 100 की नंबर लाइन है इधर, यूनियन पानी भरेगा तो 33 तक जाएगा, स्टेट पानी भरेगा तो 67 तक जाएगा, दोनों को मिलकर चलना होगा तभी 75 तक पानी भर सकता है, और 75 पानी भरेगा तभी वो रेजोल्यूशन या रिफॉर्म पास होगा। तो इस प्रकार से एक स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सहकार के साथ चलाने की कोशिश होती है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर छोटी चीज पे वोट करने बैठेंगे, पहले वो आपस में पूछ लेंगे कि चलो मंजूर है तो मंजूर है। इफ दे डू नॉट एग्री यूनानिमसली, अगर सर्वसम्मति ना हो तभी वोटिंग किया जाता है, वरना हर छोटी चीज पे यस नो वोट करने नहीं बैठते। अब याद करें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, रेपो रेट जो डिसाइड करती थी, उसका पैटर्न था 2 महीने पे मिलते हैं। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसके मिलने का कोई पैटर्न है क्या, तो जब यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर डिसाइड करते हैं वो चेयरमैन है कि कब मिलना है। हालांकि हर क्वार्टर में मतलब 3-3 महीने में एक बार मिलने की नॉर्मली कोशिश होती है, कोरोना में कम ज्यादा भी मिल सकते हैं। एक्जैक्टली कितनी बार मिलना है ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। अब हम आगे देखते हैं जीएसटी काउंसिल के फंक्शन, उसके बाद ब्रेक लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस भारत में पैदा किया यूनियन का एक्साइज और बेचा भारत में तो वैट लगता है स्टेट का, इस पे जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जिस दिन ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी उस दिन से ये पेट्रोल डीजल वाले हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स जीएसटी के अंदर आ जाएंगे। एक बात हुई। तो जीएसटी काउंसिल के फंक्शन क्या, पहला तो डेट डिसाइड करे कौन सी डेट से पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना है। दूसरा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यूनियन स्टेट्स का स्टेट का कोई बात पे झगड़ा हो जाए जीएसटी के मामले में तो वो डिसाइड करेंगे। तीसरा काम है कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स, कि राज्य कहेंगे देखो पुराना जो सेल टैक्स वेट वगैरह था उसमें हमें ज्यादा फायदा था, इसमें हमारा लॉस है, तो उनको कितना कॉम्पेंसेशन मुआवजा मिलना चाहिए ये भी जीएसटी काउंसिल तय करती है। उसके बारे में कल के लेक्चर में सुकून से देखेंगे। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स फ्रॉम एनी इनजस्टिस। अब देखिए जीएसटी कैसा है कि बाहर जहाँ बैठा है उसको टैक्स मिलता है उस स्टेट को, तो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लोग कम रहते हैं, तो वहाँ पर कस्टमर भी कम होंगे, ये टैक्स में उनका ज्यादा कोई पैसा आएगा नहीं। तो क्या किया जाए, उनको थोड़ी मदद एक्स्ट्रा मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोरोना में सिक्किम को अलग से 250 करोड़ ऐसे दिए थे कि देखिए कोरोना के चलते आपके टूरिस्ट कमा रहे हैं और तो फिर आप कैसे कमाएंगे, तो ये आप एक्स्ट्रा रखो। तो ये भी एक कौन कर डिसाइड करता है जीएसटी काउंसिल। फिर जीएसटी के अलग स्टैंडर्ड रेट, जैसे पहले 5, 12, 18, 28 थे, अभी तो चेंज कर दिया 5, 18 और उसके अलावा 40% कुछ खास चीजों के लिए वगैरह वो देखेंगे। ये सारे रेट कौन डिसाइड करता है, जीएसटी काउंसिल। देन जीएसटी के स्पेशल रेट्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटी, मतलब केरला में आ गई बाढ़, फ्लड्स, तो सरकार ने कहा देखो मतलब जीएसटी काउंसिल ने कहा कि जीएसटी तो लगेगा मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स पर 18%, और एडिशनली केरला 1% एक्स्ट्रा टैक्स मांग सकता है कैलेमिटी सेस, ताकि उसमें से जो पैसा है उसे केरला अपना ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट करे। तो ऐसे कुछ कुछ स्पेशल रेट्स भी जीएसटी काउंसिल अनाउंस करता है। लेकिन अब जब आप ऐसा एक स्टेट को देंगे तो बाकी स्टेट भी क्या करेंगे, जिद करेंगे। तो आजकल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब की जिद रहती है कि देखो तुमने केरला को ऐसा अलाउ किया था 2 साल के लिए, तो हम लोग जो ये ईस्टर्न पट्टे पे हैं तो हमें तो साइक्लोन बहुत ज्यादा आते हैं, वो सब ज्योग्राफी में पढ़ लेना, तो ये सब के लिए हमें भी आप ऐसा एक्स्ट्रा सेस लेने की परमिशन दो, लेकिन ये परमिशन मिल नहीं रही है, इसलिए कभी कभी नाराजगी भी रहती है। जीएसटी काउंसिल का एक और फंक्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर द बिजनेसमैन। मान लीजिए आपने कुछ ब्रेड बिस्किट कुछ खरीदा 100 रुपये का, उस पर 18 जीएसटी है, तो आपने तो ये स्मॉल रिटेल व्यापारी को दिया, वो सीधा फाइनेंस मिनिस्ट्री में जमा नहीं करेगा, उसने आगे से माल खरीदा होगा ना होलसेलर से, बड़े डीलर से, फैक्ट्री से, तो उसने जब खरीदा होगा तो वो पैसा वहां गया होगा। ये जो बड़ा व्यापारी है होलसेलर कंपनी वाला, उसने नीचे से सारा जो जीएसटी आया है वो ऊपर जमा करना है सरकार में।
तो प्रश्न होगा ये बड़ा व्यापारी या बड़ा डीलर किसे कहेंगे? उसकी डेफिनेशन होती है कि अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट मतलब नॉर्थ ईस्ट हिमालयन स्टेट्स में रहते हैं और साल का 20 लाख रुपए कमाते हैं और आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो जीएसटी के दायरे में है, तो फिर आपने जीएसटी में रजिस्टर करना होगा जीएसटी पोर्टल में और आपने जितना जीएसटी नीचे से कलेक्ट किया है दैट यू हैव टू डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। आपके शेयर इमोजी भाई ये तो काम बढ़ा दिया इन लोगों ने। और हार्ट इमोजी भी तो है ना भाई, आईटीसी को मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट ये बड़े बिजनेसमैन को मिलेगा, छोटे वाले को नहीं मिलेगा। छोटे वाले को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो सरकार में जमा नहीं कर रहा है। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की क्या लिमिट है? ऐसा बिजनेसमैन या डीलर जो 20 लाख से ज्यादा साल में कमाता है उसने रजिस्टर करना होता है नॉर्थ ईस्ट वगैरह में। ऑर्डिनरी स्टेट्स हैं यूपी बिहार मध्य प्रदेश वगैरह, वहाँ जो मोर देन 40 लाख कमा रहा है और उसमें से ऐसा है जो जीएसटी के दायरे में आता है तो ही विल हैव टू रजिस्टर एंड डू दिस थिंग। ऐसे नियम शुरुआत में थे, अभी इसको थोड़ा और बदल दिया तो एग्जैक्ट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का नहीं पढ़े। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब D1 को लागू हुआ होगा 2017 में तब उन्होंने सोचा होगा कि किसको पकड़ेंगे क्या करना है, तब शुरुआत में उन्होंने ऐसे सब चीजें डिसाइड की थी। तो किसने डिसाइड की थी? जीएसटी काउंसिल ने। तो जीएसटी काउंसिल डिसाइड करता है कि रजिस्ट्रेशन नॉर्म्स फॉर द बिजनेसमैन वो क्या होने चाहिए। अब कुछ लोग को सवाल होगा भाई इधर नॉर्मल स्टेट है जैसे यूपी उसमें ज्यादा और नॉर्थ ईस्ट में कम क्यों रखा है? क्योंकि आप समझिए सिक्किम में अगर सरकार ये बोले जीएसटी काउंसिल कि जो 40 लाख कमाता है उसने रजिस्टर करना है, तो क्योंकि सिक्किम है ही छोटा स्टेट, उसमें लोग भी कम है और उसका इकोनॉमिक पूरा जो एक्टिविटी है वो उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, तो उधर आप अगर गिने बैठो कितने लोग 40 लाख कमा रहे हैं 1 2 3 4 तो बहुत कम लोग आएंगे। तो फिर आप नेट बिछा नहीं पाएंगे, आपका बेस स्मॉल हो जाएगा क्योंकि आपको दुकानदार भी तो चाहिए ना जो नीचे से कलेक्ट करके सब लाता हो। इसलिए दोनों जगह अलग स्लैब्स रहते हैं रजिस्ट्रेशन की। ये नंबर बहुत लोड नहीं लेना है आपको, एक लाइन में जीएसटी काउंसिल का फंक्शन याद रखना है कि कौन से बिजनेसमैन ने रजिस्टर करना है, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। तो जीएसटी काउंसिल दे विल डिसाइड दिस लिमिट्स। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट पास कर दिया 101 बराबर 2016 में, पर संविधान में कुछ पास करना काफी नहीं है, उसको नीचे अमल करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि एग्रीकल्चर के अलावा वाली चीजों पर यूनियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स मांगे, तो वो तो सिर्फ लिखा है ना कितना मांगेगा कब मांगेगा, तो कानून बनाना पड़ेगा इनकम टैक्स एक्ट। संविधान में लिखा राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, शिक्षा का अधिकार बुनियादी अधिकार है और उसका अमल करने को कौन सा 6 से 14 साल के बच्चे उसको क्या सजा होगी नहीं दो, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट बना 2009 में। कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये सब लिखा है कि जानवरों पे ये फंडामेंटल ड्यूटी अपने बुनियादी कर्तव्य कि जानवरों पे हिंसा नहीं करनी है, अत्याचार नहीं करना है, तो फिर कानून बनाना पड़ेगा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो जीएसटी का भी नॉर्मल चीज हमने लिख दी बेसिक बातें 101 अमेंडमेंट करके, उसका अमल करना है तो कानून बनाने पड़ेंगे। तो अलग अलग कानून बने हैं। कानून कौन कौन से बने? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए उसका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। केंद्र शासित जो प्रदेश है उसके लिए यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। अब उसमें भी समझो केंद्र में केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा होगी तो उसने पास किया होगा, नहीं होगी जैसे अंडमान निकोबार या दमन तो यूनियन ने खुद पास किया होगा। देन कॉम्पेंसेशन स्टेट्स क्या बोलेंगे हमारा तो लॉस है क्योंकि हमें वैट में ज्यादा कमाई होती थी, जीएसटी में कम कमाई होती, तो उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कॉम्पेंसेशन टू स्टेट्स एक्ट ये सब बनेगा। ये 2017 में बनेगा, 18 में सुधार होगा, फिर वापस सुधार होगा, तो ये प्रोसेस चलते रहती है। अभी मित्रों इसके बाद जो पढ़ना है वो लंबी कहानी होगी और वो कंटिन्यूअसली समझो 50-60 मिनट तक चलानी होगी क्योंकि उसमें हमें अलग अलग वेरिएंट्स इसके समझने हैं। तो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद नोट पेन लेके आ जाना, अब हम इसको समझेंगे। अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी, देख सकते हैं सुन सकते हैं, टू वोट में वोट करें। एम प्रशांत केएफ अमर ललित अमू अग्रवाल आसमान दान से जस्ट मूव फॉरवर्ड। देखिए जीएसटी का हिसाब ये है
कि हर एक स्टेट ने अपने स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट पास करने हैं, उसके बाद वहाँ पर ये अमल होगा। तो जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने ये कानून पास किया था 2017 में, मतलब आर्टिकल 370 रिमूव करने के पहले भी वहाँ पर जो सरकार थी उन्होंने वो सब पास किया था। लेकिन 370 रिमूव होता है उसके बाद क्या सिस्टम बदलेगी कि जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, मतलब वहाँ सीएम जैसा होगा, दिल्ली जैसा होगा, तो वहाँ पर एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगेगा। मतलब वहाँ कोचिंग बेची जाएगी तो 18% में 9 बिकेगा, तो सीजीएसटी केंद्र का और स्टेट का क्या है एसजीएसटी। लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरी हो गया बट विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब वो दीव दमन जैसा है, तो वहाँ पर भी उनका हिस्सा बनेगा और उसे हम कहेंगे यूटीजीएसटी। तो लद्दाख में कोई कोचिंग लेगा तो उसे 18% जीएसटी तो है, तो उसमें 9 जाएगा यूटीजीएसटी का और बाकी 9 जाएगा सीजीएसटी जो केंद्र सरकार सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेगी। ये चीज़ अभी और क्लियर होगी, हम एक केस स्टडीज में पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई चीज़ गुजरात में पैदा हुई और गुजरात में खरीदी गई, तो क्या होगा? व्हेन सेम स्टेट यानी इंट्रा स्टेट अंतर राज्य सप्लाई हो रही है, कुछ भी प्रिंटर खरीदा, इंक खरीदा कुछ, तो अगर 18% जीएसटी है तो उसमें से 9 यूनियन लेगा सीजीएसटी और 9 स्टेट लेगा एसजीएसटी, तो टोटल जीएसटी कितना हुआ 18। तो मान लीजिए मैं ऐसा सोचूं 2020 में जो भी साल है जनवरी की कोचिंग तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और बिजनेस किया जाए, कैलेंडर मैगजीन वगैरह का। इसके लिए मुझे पहले तो चाहिए इंक प्रिंटिंग बिजनेस में उतरने के लिए, तो 10,000 रुपये की मैं इंक खरीदूंगा और इंक पे लगे मान लो 18% जीएसटी। तो मैंने जो भी रिलायंस रिफाइनरी से या कोई पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से खरीदा जो अंकलेश्वर या सूरत या बड़ौदा कहीं पर है और मैं अहमदाबाद उसे खरीद के लाता हूँ, तो विदिन वन स्टेट ये बिजनेस हो रहा है। तो इस पे जीएसटी कितना 18% के हिसाब से 1800 रुपये लगेंगे 10,000 के ऊपर। तो उसमें से आधा 900 सीजीएसटी जाएगा केंद्र को, आधा 900 एसजीएसटी जाएगा गुजरात को। वाई? क्योंकि मैं बायर हूँ और बायर गुजरात में बैठा है। तो एक बात हुई। उसके बाद मुझे पता चले अच्छा इसके लिए तो जेरोक्स मशीन या प्रिंटर भी लेना पड़ता है, तो मैं मुंबई से प्रिंटर मंगवाऊँ और सरकार कहे देखो ये जो प्रिंटर है इस पे भी हम 18% जीएसटी लगाएंगे, लेकिन अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करना होगा क्योंकि मैं एक स्टेट में गुजरात में और ये प्रिंटर महाराष्ट्र से मंगा रहा हूँ। तो ये हो गया इंटर स्टेट। इंटर स्टेट जब होगा तो टैक्स तो उतना ही जो भी 18 है तो 18 ही लगेगा, तो नाम बदल जाएगा कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी 18 लिया जाएगा और उसे दो पार्ट में बांटा जाएगा। उसका आधा 9 सीजीएसटी यूनियन लेगा, बाकी 9 एसजीएसटी गुजरात को मिलेगा। आपके महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी की सरकार है, तो उनको क्यों नहीं मिला? क्योंकि समझो मैं बाहर हूँ और मैं गुजरात में हूँ, जो स्टेट में बाहर है या हम कहें डेस्टिनेशन जो है उस स्टेट को एसजीएसटी मिलता है। ये सब आपके एंड में भी ग्राफिक से समझाया है कि मैं रोनाल्डो मैगजीन ओनर गुजरात में महाराष्ट्र से मैंने प्रिंटिंग मशीन खरीदा और मैंने 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा है, 18,000 रुपीज पे आईजीएसटी लगाए। तब समझिए मैंने 1 लाख प्लस 18,000 इतना महाराष्ट्र के सेलर को दिया है और मेरे वॉलेट में मतलब जीएसटी का जो वेबसाइट होगा उसमें मेरा बैलेंस ऐड हो जाएगा कि 18,000 रुपए तुम्हारा ऐड हो गया क्योंकि तुमने इतना टैक्स आगे भरा है। आगे ये जो 18,000 रुपये जीएसटी भरा गया मैंने जब ये प्रिंटिंग मशीन खरीदा, मैंने आपको बताया उसके दो पार्ट होंगे, आधा यूनियन को जाएगा, आधा स्टेट को जाएगा। गुजरात को इसके लिए जाएगा क्योंकि मैं वहां बैठा बाहर हूँ। कस्टमर स्टेट्स गेट एसजीएसटी। ये सब ग्राफिक्स एंड आउट में दिया, मैं उसी को समझा रहा हूँ, तो चिंता ना करें। आगे अब ये जो भी आप बिजनेस करते हैं तो जीएसटी में हमेशा आपको एक एक्सेल शीट या उसके पोर्टल में सब मैनेज करना होता है कि मैंने कितना टैक्स भरा है, कितना लिया है, उस हिसाब से आपके ये कैशबैक यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी बनते हैं। तो मैं सब अपलोड करूँ तो क्या होगा कि अच्छा इनके ऊपर 900 सीजीएसटी 900 एसजीएसटी था। मुंबई से मैंने मशीन मंगवाया प्रिंटिंग का 1 लाख का था, उसमें फिर सीजीएसटी ऐसा नहीं लिखा जाएगा, एसजीएसटी ऐसा नहीं लिखा जाएगा, उसमें लिखा जाएगा 18,000 रुपये आईजीएसटी मैंने भरा है क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट हमने मंगवाया था। आपको पर्दे के पीछे उसका डिवीजन हो जाएगा कि आधा यूनियन को जाए आधा स्टेट को जाए। और उसी तरह मान लीजिए मैं हिमाचल से पेपर मंगवाऊँ, उसका कुछ टैक्स भरा जाए तो वो भी इंटीग्रेटेड है, तो मतलब क्या बात होगी कि गुजरात को मिलेगा क्योंकि मैं वहाँ का बाहर हूँ वगैरह वगैरह। अब ये सब करके मान लीजिए ये सब मेरा इनपुट है, इंक है, प्रिंटर है, पेपर है, 1,30,000 का खर्चा किया मैंने। जीएसटी जो भरा तो उसके 3 वॉलेट या 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्ट्रीम्स बनते हैं। कुछ मेरा सीजीएसटी में बोलेगा, कुछ मेरा एसजीएसटी में बोलेगा, कुछ मेरा आईजीएसटी में बोलेगा। फिर ये आगे एडजस्ट होगा, जैसे कैशबैक एडजस्ट होता है नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करते हैं। तो ये स्टेज तक मैं समझिए मैं बायर था, तो मैंने सारे टैक्स भरे हैं। इनडायरेक्टली भले मैंने उस सेलर को दिया होगा, उसने मेरा जीएसटी नंबर नोट डाउन किया होगा, उसने सरकार में दिया होगा, तो सरकार में मेरे नंबर का जो अकाउंट है उसमें ये सब बोलता होगा। तो जीएसटी पोर्टल में 3 उसके अकाउंट होंगे, मतलब 3 स्ट्रीम्स होंगे वॉलेट, 900 रुपये सीजीएसटी, एसजीएसटी और 20,000 रुपये आईजीएसटी चढ़ा है। सारे नंबर याद नहीं रखने, आप बस उसका लॉजिक और फ्लो समझिए, क्योंकि इसके बाद जो आगे बातें आएंगी, एक्सपोर्ट में ऐसा क्यों होता है, वैक्सीन में ऐसा क्यों होता है, इंश्योरेंस पे जीरो किया तो सब नाराज फूफे क्यों बन गए इंश्योरेंस कंपनी वाले, उसके पीछे ये जो कहानी है ये समझ नहीं है, इसके लिए टाइम मांगता है। बाकी मुद्दा तो 2 लाइन का ही, एक बात समझ में आ गया तो अब तक मैं था बायर के रोल में। अब मैंने ये सब प्रिंटर, इंक, पेपर ये यूज़ किया और अब मैं कैलेंडर छाप रहा हूँ। तो अब मैं सेलर मोड में आ जाता हूँ, यानी कि अब मैं आउटपुट दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मैंने 500 कैलेंडर छापे और हर एक कैलेंडर 100 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, जिसपे 12% जीएसटी है। तो नाउ माय आउटपुट इज 100 रुपये का एक कैलेंडर और उस पे 12% जीएसटी। अब ऐसे में 500 कैलेंडर गुजरात के अंदर ही बेचूंगा तो 50,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ। उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट किया होगा कितना, 50,000 के ऊपर तो 6,000 रुपये जीएसटी आएगा। ये कैसे बटेगा, यूनियन का 3,000, स्टेट का 3,000 वापस गुजरात क्यों, क्योंकि बायर्स में गुजरात में बेच रहा हूँ, जो नीचे कस्टमर जो ये खरीद रहे हैं मुझसे। आगे मैं कुछ कैलेंडर्स या मैगजीन्स पंजाब एक्सपोर्ट करूँ, मतलब बेच ही रहा हूँ पर एक्सपोर्ट इसलिए ताकि विलेज अच्छा प्लेस चेंज हो रहा है। तब सीन क्या होगा, तब ये सीन चेंज हो जाएगा कि मैंने मैगजीन सेल की है पंजाब में और मैं बैठा हूँ गुजरात में, तो पंजाब के उन कस्टमर्स ने मुझे पैसा दिया 100 रुपये का मैगजीन, 12 रुपये का जीएसटी, जिसे हम कहते हैं आईजीएसटी। तो ये कैसे बांटा जाएगा, लॉजिकल बात है, 6 रुपये तो यूनियन ले लेगा आधा पैसा, बाकी 6 रुपये किसे जाएगा एसजीएसटी। आप फोटो देखिए पंजाब को गया, आपके उनको कैसे गया, तो आम आदमी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। हाई पॉइंट इसलिए मैंने आपको ना कस्टमर कहाँ बैठा है, वो पंजाब में बैठा है तो पंजाब की सरकार को जाए, तब मैटर नहीं करता मैं सेलर गुजरात में बैठा हूँ कि केरला में बैठा हूँ। इसलिए ये ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में दिया ताकि हमेशा क्लैरिटी रहे कि जो बायर के रोल में है तब स्टेट कौन सा है, तो सेलर के रोल में तो बायर का स्टेट कौन सा है, उस हिसाब से तो पैसा आता जाता रहता है। आगे अब आप समझिए ये सब जितने कस्टमर है गुजरात से पंजाब से, उन सब ने मुझसे जो माल खरीदा, मान लीजिए 1 लाख रुपए के कैलेंडर्स खरीदे और मैंने मृणाल ने उन सबसे जीएसटी भी कलेक्ट किया है क्योंकि मैं अभी सेलर के अवतार में हूँ। तो इस प्रकार से सीजीएसटी में कुछ बैलेंस, एसजीएसटी में कुछ बैलेंस जो विदिन गुजरात खरीदा बेचा है। आईजीएसटी कब आएगा, जब मैंने दूसरे स्टेट में किया होगा पंजाब में, तो उधर से मान लीजिए 6,000 रुपये आईजीएसटी के आए हैं, तो मैंने सब कस्टमर से कलेक्ट किया और वो पोर्टल में जमा करने हैं मुझे। अब बनता है एक सीन, वो ये कि सब कस्टमर ने 1 लाख रुपए के कैलेंडर मुझसे खरीदे, उस पे उन्होंने मुझे 12,000 जीएसटी भी दिया, मैं सेलर के अवतार में हूँ। तो मैंने ये 12,000 रुपये जीएसटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम या जीएसटी पोर्टल में जमा करने, जवाब है नहीं, क्योंकि मुझे कैशबैक मिलेगा ना आईटीसी जैसा वो कोचिंग वाले धंधे में मिला। तो आप याद करें वो जो मैं पहले से कमा के बैठा था, जीएसटी पोर्टल में जो मेरा वॉलेट होगा उसमें लिखा होगा कि इतना इतना आपका बैलेंस है, उसके साथ ये पॉइंट्स एडजस्ट हो जाने। तो पॉइंट्स वो ऐसे एडजस्ट होंगे कि ये 12,000 मुझे जमा करने नहीं होंगे क्योंकि वॉलेट में 20,000 पहले से पड़ा है, तो उसी में वो समझ लेंगे, तो ये बैलेंस के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा।
आप समझिए इस प्रकार से मतलब पूरी एक्सेल शीट या चार्ट आपको समझना नहीं है, बात जो है वो पेटीएम कैशबैक जैसा ही है कि मेरे पास कुछ सीजीएसटी, कुछ एसजीएसटी और कुछ आईजीएसटी के पॉइंट्स हैं और वो उसके सामने एडजस्ट होते रहते हैं। तो ये मैं सारी साइड पढ़ नहीं रहा, वो अपने लिए काम का नहीं है, हमें बस इतना समझना था कि वो सब एडजस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। ये किसको मिलता है? बिजनेसमैन को मिलता है। फाइनल कस्टमर जो है एक आदमी 100 रुपए कह रहे हैं उसको कुछ नहीं मिलेगा, ये बिजनेसमैन को मिलेगा। और जीएसटी पोर्टल में ऐसे एक नहीं 3 स्ट्रीम्स होते हैं, 3 धाराएँ होती हैं, 3 झरने होते हैं। एक सीजीएसटी का, एक एसजीएसटी का और एक आईजीएसटी का। ये आपस में भी एक-दूसरे को एडजस्ट कर सकते हैं। जो आईजीएसटी है इट इज़ लाइक ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, सबको खून दे सकता है। तो वैसा ही है, ओ की मदद से आप इसको भी दे सकते हैं, इसको भी। वो कैसे एडजस्ट होता है इतना हमें नहीं समझना है। वो अगर आप कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर या किसी का इंटरव्यू में पूछे तब दिमाग खर्च करने की बात है, अदरवाइज़ विल नॉट वेस्ट टाइम। आपके तुमको ये सब कैशबैक मिलता रहा तो लॉस नहीं हो गया सरकार का? सरकार का लॉस नहीं होगा ना? ये मैंने आपको आगे बताया। कोचिंग वाले जो शुरुआती स्लाइड थी। सरकार का नुकसान नहीं हो जाए ऐसा सब कैशबैक बाँटती रहे, नहीं भाई। क्योंकि आप समझो मैंने अमेज़न को पैसे दिए, फिर मैंने स्टूडेंट से फी ली तो मुझे सारा माफ नहीं हुआ, मुझे 90,000 तो देना पड़ा। तो कुल मिला के पूरी गेम में सरकार ने 2 लाख जो भी कमा लिया ब्रेक से पहले हमने देखा था। तो सरकार का कोई रेवेन्यू लॉस नहीं है। उल्टा अगर ऐसा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देती, तो सब लोग सब अपना चीज़ें छुपा देते तो सरकार का ज़्यादा लॉस होता। कि कोई बिल ही नहीं भरे और कुछ दिखाई नहीं। हर एक स्टेज पे जितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, उस हिसाब से सरकार कुछ ना कुछ टैक्स कमा रही है, या तो सीधा कमा रही है या इनडायरेक्टली कहीं और से, वो पूरी प्रोसेस में आ जाता है। नाउ इसके बाद हमें कुछ स्पेशल केसेस समझने हैं। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड, वो सब समझाने के लिए मुझे आपको ये पॉइंट सिस्टम समझानी पड़ी। देखिए जीएसटी में एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड, वो ऐसी बात है कि इन्फोसिस ने एक सॉफ्टवेयर बना के यूएसए एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट किया तो एक तो कस्टम्स ड्यूटी लगेगी क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है, वो जो भी होगी 5% 12%, साथ ही साथ जीएसटी भी लगेगा, इतना ज़ीरो। तो जब इन्फोसिस कोई माल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो प्राइस प्लस ज़ीरो जीएसटी वो वहाँ से एक्सपोर्ट में कमा रहा है। आपके पास ज़ीरो जीएसटी तो तुम बोल भी क्यों रहे हो? उसका नाम ही मत लो ना। तो नाम लेना पड़ेगा क्योंकि समझिए इन्फोसिस ने भी अपना सॉफ्टवेयर का धंधा शुरू करने के लिए कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर सब लिया होगा विप्रो से। तो विप्रो से उन्होंने जितने लिए होंगे ये सब सामान, उस पे प्राइस और जीएसटी पे किया होगा मान लो 10,000। तो ये ऐसी बात है कि नारायण मूर्ति के पास वो जब बायर के अवतार में था, उसने 10,000 रुपए सरकार में जमा किए थे, उसके पॉइंट से 10,000। और जब वो सेलर के अवतार में आया, तो उसने ग्राहक से कितना लिया है? जीएसटी ज़ीरो, क्योंकि एक्सपोर्ट में जीएसटी ज़ीरो होता है। तो हम अमेरिका के वो बोरे से नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए ज़ीरो है। आपके ज़ीरो तो तुम बोल क्यों रहे हो? वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट हुए ना, तो उस हिसाब से वो 10,000 आपके सलामत हो गए पॉइंट्स, आपके मतलब इन्फोसिस के। वरना समझो उससे कुछ कलेक्ट किया होता, मान लो 50 रुपए, तो इसके साथ एडजस्ट करना पड़ता, तो फिर इसका शेयर इमोजी हो जाता। तो एक्सपोर्ट में सरकार माफ करेगी, इससे आपके सारे पॉइंट्स सलामत रहेंगे, एक्यूमुलेट होंगे एक प्रकार से। आपके पास एक्यूमुलेशन का क्या फायदा है? देखिए, नारायण मूर्ति जब बाहर के अवतार में था, उसने 10,000 आईटीसी जमा किया, एक्सपोर्ट किया, तो तब ज़ीरो, मतलब वो यूज़ ही नहीं हुए उसके पॉइंट। उसके बाद मान लो वो अनअकैडमी के लिए सर्वर बना दे, वेबसाइट बना दे और हम उसे 5,000 रुपए का जीएसटी दें, क्योंकि आप समझो अनअकैडमी बाहर के अवतार में होगा। जब हम नारायण मूर्ति सेलर से वेबसाइट बनवा रहे हैं, तो भी नारायण मूर्ति को चिंता नहीं ना, क्योंकि ये जो उसके पॉइंट्स सलामत थे 10,000, उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो उसने कोई जीएसटी नहीं बना, उसके 5,000 का बैलेंस ही चेंज होगा एंड ही विल बी हैप्पी। तो ये फायदा होता है जीएसटी का कि जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, उसको आउटपुट पे एक्सपोर्ट करने पे 0% जीएसटी, ताकि उसके ये सारे पॉइंट्स आगे वो दूसरी जगह यूटिलाइज कर सके। तो आप समझिए ऐसी बात है कि जब अनअकैडमी इन्फोसिस से वेबसाइट डेवलप कराती है और हम उसे 1 लाख रुपए पे करते हैं और जीएसटी भी पे करते हैं 18,000, तो नारायण मूर्ति ने क्या ये सारे जमा आगे सरकार को देने? नहीं। उसके जो ऑलरेडी 10,000 एक्यूमुलेट हुए थे, उसके साथ एडजस्ट किया, तो 10,000 वो और भरने थे 18,000, तो उस हिसाब से 8,000 वो सरकार में जमा करे। तो एक्यूमुलेटिंग आईटीसी से क्या होता है? पॉइंट्स अलग-अलग जगह चेंज होते हैं। इसका मैथ समझने नहीं बैठना है। एक लाइन में जितना समझ आ गया, अच्छा एक्सपोर्ट ज़ीरो होता है, तो उस पे जीएसटी, तो आपके पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं एक्सपोर्टर के, तो बाकी जगह वो यूज़ कर सकता है, वो इसका फायदा है। तो एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड, आपके तो सरकार का लॉस नहीं हो गया। देखिए जीएसटी में लॉस हो गया क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं लिया, लेकिन उसके चलते ये नारायण मूर्ति को मोटिवेशन मिला कि मैं बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट करूँ, मेरे और पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते रहें, फिर मैं उसको कहीं और यूज़ करूँगा। तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, जॉब्स क्रिएट होते हैं। इन्फोसिस कंपनी का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से कंपनी कॉर्पोरेशन टैक्स तो भरेगी और इन्फोसिस में जितने लोगों को जॉब मिले वो 12 लाख से ज़्यादा कमा रहे तो इनकम टैक्स भी भरेंगे। तो सीधा फायदा नहीं, पर इनडायरेक्ट सरकार का और इकोनॉमी का बहुत सारा फायदा होता है। ये सब ग्राफिक्स के जरिए भी समझाया है कि अच्छा डोमेस्टिक सेल पे जीएसटी है, एक्सपोर्ट किया तो ज़ीरो जीएसटी है, पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं वगैरह, वो एक लाइन में समझ लिया काफ़ी। आगे, अब मैं स्पेशल केसेस आपको बता रहा था, तो पहला स्पेशल केस क्या है? व्हेन जीएसटी ज़ीरो रेटेड, मतलब 0% जीएसटी है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट माना जाता है, तो आपको फायदा मिलता है। तो एक्सपोर्ट्स आर ज़ीरो रेटेड इन जीएसटी, करेक्ट एमसीक्यू में याद रखना है। अब और चीज़ें आएँगी उसमें, ये बदलता रहेगा, इसलिए थोड़ा पे अटेंशन। नेक्स्ट, पेट्रोल डीजल का क्या केस है? तो मैंने आपको पेट्रोल डीजल पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई। मतलब उस पे जो भी रेट है वो तो एक्साइज और वैट है, तो जीएसटी का केस नहीं। इस कारण से पेट्रोल डीजल बेचने या खरीदने पर किसी बिजनेसमैन के जीएसटी पॉइंट्स अक्यूमुलेट नहीं होते, यूज़ नहीं होते, क्योंकि वो तो गेम ही अलग है। तो वो सब पेट्रोल डीजल वगैरह चीज़ों को हम क्या कहते हैं? नॉन जीएसटी सप्लाई। इसको खरीदने बेचने से बिजनेसमैन को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट के पॉइंट्स मिलते भी नहीं और खत्म भी नहीं होते। अब बीच में आते हैं कुछ एक्सेप्शनल केसेस, जिसे हम कहते हैं जीएसटी नील रेटेड या एग्जेम्प्ट, और वो नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैगरी यानी कि गुड़, जो शुगर केन गन्ने में से आप बनाते हैं और उससे सब मिठाई वगैरह में यूज़ करते हैं। तो इस पे कितना जीएसटी है? जवाब है कुछ नहीं है, ज़ीरो। लेकिन एक तकलीफ है कि इसमें बिजनेसमैन को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी ये शुगर केन खरीदने पे या उसका ये गुड़ खुला बेचने में उसके कोई जीएसटी का चीज़ नहीं बनेगा। आपके यहाँ बराबर है, चलो नहीं लगता है, तो क्या फ़र्क है या क्या तकलीफ है वो हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ऐसी एक शुगर मिल खोली है, आपने शुगर केन खरीदा और साथ ही साथ आप मिल मालिक की मशीनरी खरीदनी पड़ेगी सारा गन्ना क्रश करने के लिए, उसको प्यूरीफाई करने के लिए। तो आपने एक मशीन लिया है 25,000 का और आपने कुछ शुगर केन भी गन्ने खरीदे हैं। फिर आप उसको प्रोसेस करके आपका आउटपुट क्या है? जैगरी यानी गुड़, और आप बेच रहे हैं 25 रुपीज़ पर किलोग्राम के भाव पे। अब मान लीजिए ये ऐसा ज़माना है जब कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ना जीएसटी है, ना एक्साइज, ना कस्टम, कुछ नहीं है। तो ये फ्लो बना है कि 25,000 का मशीन और शुगर केन है और 1-1 किलो आप 25 रुपए में बेच रहे हैं। ये रेशियो में आपका बिज़नेस चल रहा है। अब सरकार जब जीएसटी इंट्रोड्यूस करेगी तो तकलीफ क्या होगी? वो ये कहे जो मशीनरी है उस पे 18% जीएसटी, मशीन पे 18% जीएसटी। तो 25,000 का आपने मशीन लिया और 4,500 आपने जीएसटी उसके सेलर को दिया होगा। अभी आप समझो आप एक बायर के अवतार में हैं, आप एक शुगर मिल मालिक हैं। फिर आपने ये जो गुड़ बेचा जैगरी, उसका क्या प्राइस रखोगे? क्योंकि मैंने आपको बताया जो जैगरी गुड़ बेचा जाता है इस पे जीएसटी नहीं है, ज़ीरो है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं है, एक्सपोर्ट जैसा नहीं, मतलब इसको फार्मूला में कहीं लिख नहीं सकते आप। तो इसका मतलब कि उसके साथ वो पॉइंट्स एडजस्ट नहीं होंगे, तो फिर आपका ये भी सब यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरी फार्मूला हमेशा आपको रोक देगी उस स्टेज पे कि आप ये कस्टमर से ये लिया और आगे कैसे मैं एडजस्ट करूँ। तो एक्सपोर्ट जैसा नहीं है, यहाँ पर साफ-साफ लिखा जाएगा कि तुम्हारे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं गिनेंगे। मतलब ये 4,500 जो तुमने भरे हैं, जो आपने भरे हैं,
ये आपके गए, इसका कोई आईटीसी नहीं है, इसका आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा। ये आपके मतलब चले गए, आपने वो मशीन बनाने वाले पर्सन को दिया, उसने सरकार में जमा किया, जो ये सेलर है उसका शेयर इमोजी, वो इसका पैसा गया, वो वापस नहीं आएगा 4500। मेरे केस में तो आगे मैं कोचिंग का वो स्मार्ट बोर्ड ये सब लिया तो मुझे माफ मिल गया, इसको नहीं मिलेगा। तो अब इसे क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ का पैसा रिकवर करना है, 25,000 तो रिकवर करेगा 25-25 रुपए में बेच के, लेकिन ये 4500 भी रिकवर कर दें कस्टमर से, तो व्हाट ही विल डू, ये जो गुड है उसको 25 रुपए में नहीं 32 रुपीज़ में बेचेगा, क्योंकि उसको ये वाला चीज़ भी रिकवर करना है, क्योंकि इसका आईटीसी उसको नहीं मिला है। इट इज़ जस्ट लाइक दिस, वो याद करो पुराना जो हमने कास्केडिंग में समझा। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम पे एक्साइज सेल टैक्स सब था, कोचिंग वाले ने 1000 रुपए चौक पे 100 रुपए का टैक्स भरा, लेकिन उसको रिफंड नहीं मिला, तो आगे वो चढ़ा देगा ना, तो कस्टमर पे और बोझ जाता रहेगा, तो दैट विल बी द प्रॉब्लम। सिमिलर थिंग हियर। नाउ इसमें मतलब नुकसान किसका है? नुकसान तो अल्टीमेटली कस्टमर का ही है ना, कि वो गजब लूट मची है 25 में नहीं 32 में आप अभी गुड़ बेच रहे हो, बिकॉज़ अल्टीमेटली समझो रिकवरी तो कहीं से तो करेगा बिजनेसमैन, तो कस्टमर पे बोझ बढ़ता है। अब आप ये कहेंगे तो पण सरकार कुछ कर क्यों नहीं रही है? सरकार उसको बोल देती है भाई तुम मौज करो, तुम्हें आईटीसी के बेनिफिट हम देंगे एक्सपोर्टर जैसा। 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला, ऑलरेडी इकोनॉमी मान लो इतना ज़्यादा शुगर केन पैदा हो गया कि सरकार को लगे इनको और एनकरेज नहीं करना है। सरकार को ये भी लगे नहीं पब्लिक ज़्यादा गुड़ खा के डायबिटीज हो रहा है, इनको भी एनकरेज नहीं करना है, तो भले महंगा होने दो थोड़ा। तीसरा, सरकार ये भी सोचेगी भाई 25 की जगह 30 रुपए का गुड़ अगर पब्लिक खरीद सकती है ना, ये कोई इतना जीवन मौत का सवाल है नहीं कि जिसमें हमारे वोट कट जाएंगे कि हम इसको सस्ता करें। अलग-अलग कारणों से गवर्नमेंट ने डिसाइड कि कौन सी इंडस्ट्री को आईटीसी देना है और कौन सी इंडस्ट्री को आईटीसी नहीं देना है। अब आप समझिए कि कोई जो वैक्सीन बनती है, उसका प्राइस है मान लो ₹100, उस पे लगता है 5% जीएसटी, जो पेशेंट दे रहा है डॉक्टर को और आगे वो जा रहा है। अगर वैक्सीन पे 0% जीएसटी होगा तो क्या होगा? तो फिर वो 100 नहीं, वो आपसे 110 या 105 मांगेगा अपना रिकवर करने के लिए, क्योंकि आप समझो ये जो टायर्स पूना वाला है उसने वैक्सीन बनाने के लिए भी मशीनरी में लगाए होंगे पैसे, मान लो 45 करोड़, तो वो रिकवर कैसे करेगा? आईटीसी तो उसको मिल नहीं रहा है। इस कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया है, वैक्सीन पे 0 जीएसटी नहीं है, वैक्सीन पे कितना जीएसटी है? 5% जीएसटी है। तो वैक्सीन के डोमेस्टिक सेल्स पर 5% जीएसटी लगता है। हाँ, बराबर है। वो 0 क्यों नहीं है? तो इसमें एथिकल एस्पेक्ट या भावुक नहीं होना है, भाई ये तो दवाई है, जीवन बचाती है, इसपे क्यों टैक्स मांग रही है? फिर सरकार नहीं टैक्स मांगेगी तो महंगा हो जाएगा। आप कहें तो फिर उसको आप एक्सपोर्ट जैसा डील करते ना, कि जब इन्फोसिस ने एक्सपोर्ट किया तब उसको पॉइंट्स मिल गए, ऐसा इसको लाभ दे दो। ऐसा सरकार दे तो भारत में 140 करोड़ लोग को वैक्सीन और उसका इतना सारा कैशबैक बनेगा, तो सरकार कैसे वो एडजस्ट करेगी? अगर 0 करके आईटीसी देती है, 0 करके आईटीसी देंगे तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं। हमने वो देखा इन्फोसिस के केस में। और अगर हम ये कहें कि उसको ये जैगरी गुड जैसा करते हैं कि 0 रखते हैं नो आईटीसी, तो फिर वो क्या है वैक्सीन 100 की नहीं 105 की कर देगा। तो देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? 0 मत रखो, जीएसटी 0 मत रखो, जीएसटी कितना रखो 5, ताकि वो आगे पीछे सब उसका कैश फ्लो एडजस्ट होता रहे, टैक्स एडजस्ट होता रहे। तो 5% जीएसटी ऑन वैक्सीन इज गुड, 0% इज बैड, करेक्ट। और इसी लॉजिक से सरकार चलती है। अब ये एक आध लाइन में समझ लेना, नहीं समझ आया तो इतना याद रखना है कि 0 करेंगे तो आईटीसी की गड़बड़ होगी, इसलिए सरकार ने 5 रखा है। बात खत्म। समझ आ गया तो बेस्ट है, नहीं समझ आ गया तो भी वो एक लाइन में इतना कबूल करना याद रखना है। इससे ज़्यादा इसको मैं ग्राफिक्स को और सुधार के इसको और अपग्रेड नहीं कर सकते, मैक्सिमम लिमिट है इस टॉपिक को सिंप्लीफाई करने की। आगे, तो अब इसके बाद कुछ इंटरव्यू में आपको पूछा जाए तो ध्यान रखना है कि वो आपको किस दिशा में ले जाना है, नहीं मतलब पैनलिस्ट आपको कौन सी दिशा में ले जा रहा है, और आपको याद रखना है कि आप आईएएस का रोल में जवाब देना है, रवीश कुमार के रोल में जवाब नहीं देना है कि नहीं हाँ वैक्सीन पे तो 0 होना चाहिए, गरीब आदमी पर नो, इट कैन नॉट बी 0 बिकॉज़ दिस इज द सिचुएशन। तो लेट मी अगेन गो बैक टू द ओरिजिनल थिंग। 0 रेटेड जीएसटी बराबर वो कौन सा एक्सपोर्ट, उसमें फायदा क्या है? आईटीसी मिलता है बिजनेसमैन को। नॉन सप्लाई जीएसटी जैसे पेट्रोल डीजल, तो वो तो जीएसटी का ना पॉइंट्स मिलता है, वो तो चीज़ अलग है। फिर जीएसटी में नील रेटेड या एग्जेम्प्ट, जैसे ये 0 हुआ जैगरी गुड़, ये ऐसा हो गया, तो इसमें सैड इमोजी क्यों? क्योंकि वो 25 का नहीं 32 का कर देगा। नाउ अब पाएंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे पहले 18 जीएसटी था, अभी सरकार ने 0 कर दिया, तो उसमें यही डर है कि या तो वो भाव बहुत बढ़ा देगा वो सारे पॉइंट्स एडजस्ट करवाने के लिए जो उसका मिला नहीं रिफंड, तो इंश्योरेंस पॉलिसी या तो महंगी हो जाएगी या कम से कम सस्ती तो नहीं होगी, और होगी तो भी 1-2 हज़ार सस्ती करेगा, 5-10 25 हज़ार सस्ती नहीं करेगा। वो मामला क्या है हम आगे समझेंगे। तो ये हमने एक चीज़ देखी, भाई जीएसटी कैन नॉट बी 0, हर चीज़ पे 0 नहीं कर सकते, कुछ-कुछ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। देखिए पहले क्या था, 2025 से पहले की मैं बात करूँ, जीएसटी ऐसा था कि मान लो 500 रुपए तक के जूते तो 5% जीएसटी, 500 से महंगे वाले तो 18% जीएसटी, कपड़े में भी ऐसा था 5% जीएसटी, लेकिन 1000 से महंगे तो 12% जीएसटी, बहुत सारे रेट्स थे। इसके चलते नया एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ऐसा है कि मान लो एक रेमंड या कोई टेक्सटाइल कंपनी, उसने यार्न मशीन सब 1 लाख का खरीदा, 12,000 रुपए उस पे मान लो जीएसटी चढ़ा, जो कि उसका इनपुट है। तो यानी ये उसके हार्ट इमोजी है, ये पॉजिटिव अक्यूमुलेट हुआ है। क्योंकि अभी आप समझो वो बाहर के अवतार में, बाहर के अवतार में जितना बिजनेस में जीएसटी बढ़े उसका हार्ट इमोजी रहता है, क्योंकि उसको पता है ये सब मुझे एडजस्टमेंट में आगे काम में आएगा। उसके बाद ये अब एक शर्ट सेल कर रहा है, और ये जो भी शर्ट है उसपे मैंने आपको बताया सस्ती वाली तो 5% जीएसटी लगता है। तो उसने ऐसे मान लीजिए 1000 या 100 शर्ट्स बेचे और जनता ने उसे उस हिसाब से 5000 जीएसटी दिया है, कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर। आपके तो इसमें क्या अच्छा बुरा हो? इसमें बुरा सरकार का हुआ, क्योंकि भाई साहब के पास आप समझो इनपुट पे 12% का, इसलिए उसके पॉइंट्स बहुत बन गए 12,000, आउटपुट पे बहुत कम है 5%, इसलिए यहाँ से उसके कम एडजस्ट करने हैं। तो यानी वो बहुत एक्यूमुलेट कर लेगा, मतलब वो ऐसा होगा कि अगर एक आप ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिक का जीएसटी अकाउंट देखो तो उसके सब जितने भी स्ट्रीम्स होंगे, सीजीएसटी आईजीएसटी, उसमें बहुत सारा पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि आगे कस्टमर से वो ज़्यादा कलेक्ट नहीं कर रहा और पहले बहुत सारा दे के बैठा है मशीनरी में। तो व्हेनेवर जीएसटी इज बिगर ऑन इनपुट कंपेयर टू आउटपुट, इनपुट पे 12 आउटपुट पे 5 है, तो टेक्सटाइल फैक्ट्री ओनर विल अक्यूमुलेट अ लार्ज नंबर ऑफ आईटीसी। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि फिर ये बिजनेसमैन रोज सरकार को बोलेगा मुझे पैसा मेरा रिफंड दो, मेरा बहुत सारा पैसा लॉक हो गया है। समझो हर महीने लाख रुपए का एडजस्ट होते रहता है, बराबर है, आपके 10-20 करोड़ पोर्टल में ऐसे ही पड़े हैं। ना सरकार उसको यूज़ कर सकती है क्योंकि सरकार को कभी वो रिफंड करना है, एडजस्ट करता है, ना आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि तो पोर्टल में लॉक है। तो बहुत सारा कैपिटल आपका लॉक हो जाता है, पहली तकलीफ। दूसरा, इवेंचुअली सरकार ने ये रिफंड करना है, एडजस्ट करना है, तो अगर सरकार ने रिफंड करना है तो सरकार को भी मजा नहीं आएगा कि पैसा हमको वापस करना पड़ा है। इसके चलते सरकार क्या करती है, इसमें बहुत डिले करती है, इसके रिफंड जल्दी जमा नहीं करती। एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, लेट मी गो फर्दर। खाद्य तेल जैसे कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कपास, मूंगफली का तेल, जो भी उसका इनपुट क्या है, केमिकल, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, और कोकोनट वगैरह तो है ही, पर जो बाकी केमिकल पैकेजिंग मटेरियल इस पे 12 से 18% जीएसटी उसने भरा है इन द बायर मोड, और जो सामने कोकोनट ऑयल वो बेचेगा उस पे सिर्फ 5% जीएसटी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो ऑयल इंडस्ट्री उसके हार्ट इमोजी उसके बहुत सारे पॉइंट्स अक्यूमुलेट हो जाएंगे, लेकिन अब वो सब शेयर हो गए हैं क्योंकि ऐसे 300 करोड़ के पॉइंट्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं, और वो तो यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि कस्टमर से बहुत कम जीएसटी लेना होता है, तो आगे यूज कहाँ करेंगे? यूज करने के लिए भी आगे और पीछे वो फ्लो सेम बना रहना चाहिए। तो ऑयल इंडस्ट्री ये कह रही है, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, कि सरकार हमको 300 करोड़ जो लिए थे वो वापस कर दे आईटीसी वाले। सरकार करने हम क्यों वापस करेंगे? एक बार सरकारी तिजोरी में वो पैसा वापस नहीं आ सकता, तो वो रिलीज भी नहीं कर रहे हैं और तो मतलब मारे भी नहीं और छोड़े भी नहीं, ऐसी वो सिचुएशन होगी पुलिस वाले की। तो देयरफॉर इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जब भी इनपुट पे बिग जीएसटी
आउटपुट पे लो जीएसटी। और अभी आप जानते हैं सितंबर में जीएसटी में काफी सुधार किया 2.0, लेकिन उसके बाद भी कुछ जगह ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। जैसे ट्रैक्टर में ऐसा है कि उसके जो रॉ मटेरियल स्टील वगैरह उस पे जो भी 18% और ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट पे 5% जब बेचने जाओ, ट्रैक्टर खुद आप बेचो तो उसका 5 to 18% साइज पे डिपेंड करता है, इंजन साइज पे। बाइसिकल पे भी ऐसा, उसका इनपुट क्या स्टील प्लास्टिक, उस पे कितना बिग है 18% जीएसटी, और साइकिल आप बेचोगे जो उस पे स्मॉल जीएसटी है 5%। तो इधर भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्लो ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स अक्यूमुलेट होंगे, तो वो गड़बड़ चलेगी उसकी। एडिबल ऑयल का मैंने आपको बताया 18% ऑन जो भी 12 18% है और आउटपुट पे 5 है, तो उसके तो 300 करोड़ रुपए ऐसे लॉक होके पड़े, क्योंकि एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ने मशीन खरीदते वक्त इतने सारे टैक्स जमा किए थे, आगे वो यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि कस्टमर से इतना टैक्स लेना नहीं होता। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। अभी सरकार ने कुछ जगह हालांकि सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल 2025 में सितंबर में जीएसटी 2.0 किया, तो टेक्सटाइल में मैंने आपको बताया तकलीफ क्या चल रही थी कि इनपुट पे जो भी 12 to 18 था और आउटपुट पे सिर्फ 5 था, इसलिए मजा नहीं आ रहा था। मजा कब आए, दोनों जगह सेम हो। अगर यहाँ पर 5% जीएसटी है तो आउटपुट पे भी 5% जीएसटी होना चाहिए। तो सरकार ने एक बार कोशिश की थी 2021 में ये करने की, लेकिन तब काफी विरोध हुआ था, लेकिन अभी इन्होंने सुधार कर दिया। सुधार अभी ऐसा किया है, देखिए टेक्सटाइल बनाने के लिए क्या है, फाइबर मतलब रेशे, उसको थोड़ा आप ज्यादा तार बना दो तो उसे हम कहते हैं यार्न, और उसको फिर आप और बुनना शुरू करो फैब्रिक, और उससे बनता है कपड़ा और शर्ट पैंट जो भी। नाउ पहले क्या था, देखिए ये सब एक प्रकार से इनपुट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो इस पे बिग जीएसटी था 18, यार्न भी इनपुट था, इस पे बिग जीएसटी 12। अब सरकार ने कह दिया 5-5, और जो फैब्रिक था उस पे 5000 थे कपड़े वगैरह पे, तो 2500 तक के शर्ट पैंट जो भी आप खरीदो 5% है, उससे ज्यादा महंगा खरीदो तो 18। तो अभी आप देखिए तीनों जगह सेम रेट हो गया, इधर भी वाई, इधर भी वाई, इधर भी वाई। तो पूरी जो प्रोसेस है, साइकिल, एक सप्लाई चेन है या वैल्यू चेन है, उसके हर एक स्टेज पे सेम परसेंट ऑफ जीएसटी रखा जाए तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ज्यादातर केस में सरकार ने ये सॉल्व किया है इन 2025, लेकिन कुछ जगह पर नहीं कर पाई, जिसके मैंने उदाहरण आपको बताए, कौन से ट्रैक्टर, बाइसिकल और एडिबल ऑयल इंडस्ट्री। तो ये लोग नाराज होकर सब लिखते रहते हैं न्यूज़पेपर में। समझ आ जाए तो बेस्ट है, नहीं समझ आए तो 2 लाइन में याद रखना है कि इनपुट पे बिग जीएसटी, आउटपुट पे स्मॉल जीएसटी, तो जो आईटी से एक्यूमुलेट होते हैं उससे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, क्योंकि सरकार टाइम पे रिफंड नहीं देती और बिजनेसमैन का कैपिटल उसमें सब लॉक रहता है, कैपिटल लॉक रहता है। अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे आते हैं। इंडस्ट्री वाले भी एलआईसी और ये सब नाराज होकर बन गया अचानक। उसका कारण ये कि इंश्योरेंस पॉलिसी पे पहले था 18% जीएसटी, जो असल में कस्टमर एलआईसी में जमा करे, एलआईसी आगे सरकार में जमा करे, लेकिन एलआईसी ने पहले से ही जो कंप्यूटर वगैरह खरीद के रखा हो, द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में एड्स दिए हो, तब उसका जीएसटी बराबर वो सब एडजस्ट होता रहेगा। अभी क्या कि सरकार ने मौज करो जीरो जीएसटी, तो मैं बाहर के रूप में इसको कुछ दे नहीं रहा हूं, और इसका जो पड़ा है वो सारा जीएसटी जब उसने द हिंदू में एड्स बुक किए थे वो सारा वो यूज भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि इधर से करेगा तो वहां पर एडजस्ट होगा, क्योंकि ये ऐसी बात है, ये एक्सपोर्ट जैसा नहीं है, ये विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो यानी वो सारे उसके पुराने पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे, ऐसा हमको डर लगता है, और रद्द नहीं होंगे तो वो यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे वो प्रोसेस उसकी स्टॉप हो गई। तो अभी हमको समझना है हाउ दिस इज प्रॉब्लमेटिक। एक और एग्जांपल से, जिनको अभी भी दिमाग में नहीं उतरा, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये बहन इन्फ्लुएंसर का काम शुरू करती है, तो 1 लाख का कैमरा लैपटॉप लेती है, तो इस पे 18% जीएसटी है, तो मैंने 1 लाख उस पे 18,000 जीएसटी टीम को दिया, टीम को अपनी सरकार में 18,000 जीएसटी जमा किया, ये जो भी मैंने इसके नाम का जीएसटी नंबर है और इसके ये पैसे थे, इसका बैलेंस हो गया। आगे चल के कोई मेकअप कंपनी वाला आता है, क्या मेरे लिए सब प्रमोशन के वीडियो बनाओ, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, मान लीजिए यहाँ पर भी जीएसटी 18 है, तो 90,000 जीएसटी। तो क्या ये बहन ने 90,000 सरकार में जमा करने? नहीं, क्योंकि आगे उसके पॉइंट्स है ना वो एडजस्ट होंगे। तो 90,000 उसने लिए हैं टेलर के रोल में, लेकिन यही लड़की ये जो लैपटॉप वगैरह में 18,000 वायर के रूप में भर चुकी है, तो केवल 72,000 रुपए जीएसटी ये इन्फ्लुएंसर ने सरकार में जमा करना है। ये एक बात हुई। अभी व्हाट इफ इन्फ्लुएंसर गिरी पे जीरो जीएसटी हो जाए, जैसा इंश्योरेंस पे हो गया। एडवर्टाइजमेंट सर्विस है ये, इन्फ्लुएंसर गिरी मतलब असल में क्या एडवर्टाइजमेंट सर्विस है। 18 की जगह जीरो होगा तो क्या होगा? आपके बहुत सस्ता हो जाएगा, नहीं भाई महंगा हो जाएगा, समझो। ये मैंने क्या सोचा कि मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया था लैपटॉप माइक पे और 18,000 मैंने जीएसटी भी भरा था। सरकार ने क्या कि देखो अब तुम जब लैक्मे प्रोडक्ट के इन्फ्लुएंसर ऐड बनाओ, लैक्मे से इन्फ्लुएंसर ने 5 लाख रुपए लिए और उस इन्फ्लुएंसर गिरी पे जीरो जीएसटी है, मान लो 18 नहीं है, 2 बातें हो सकती हैं। या तो बोल दो कि उसको एक्सपोर्ट जैसी फील देंगे कि जीरो रेटेड है, इसका मतलब क्या होगा कि वो पॉइंट्स में गिना जाएगा, तो जीरो यहाँ से लिया और आगे थे 18, तो जीरो माइनस 18 मतलब माइनस 18 यानी क्या, वो सरकार ने इसको वापस देना, यानी कि वो इस बैन का अक्यूमुलेटेड है या रिफंड में आएगा। एक्सपोर्टर्स को ये मजा मिलता है, डोमेस्टिक आप करो उसमें ये मजा नहीं मिलता है। डोमेस्टिक में मतलब वो तुम्हारी साइकिल पूरी ब्रेक करा देगा। तो 2 सिनेरियो होंगे, अगर वो एक्सपोर्ट कर रही है तो आईटीसी के मजे उसको मिलेंगे, लेकिन लोकल सेल कर रही है क्योंकि जो लैक्मे कंपनी है वो भारत की है, तो उसके अंदर ये बैन ने अगर इन्फ्लुएंसर का काम कर रही है तो आईटीसी मिलेगा नहीं अगर जीरो है तो, क्योंकि जीरो मतलब वो ऐसे ट्रीट करेंगे जैसा गुड़ वगैरह है, तो उसकी सारे पैसे गए। कौन से? 18,000 जो उसका लैपटॉप और उसमें उसने लगाए थे। डैडी मोजी वो चौक डस्टर में खरीद के लाओ, उसका टैक्स का पैसा आगे आईटीसी में नहीं मिले तो मैं अपनी कोचिंग फी बढ़ा दूंगा, वही ये सीन बन रहा है। तो देन व्हाट शी विल डू, जो 5 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर गिरी के मांगेगी और लैक्मे कंपनी को कहेगी 18,000 और दो मुझे, 5,18,000, क्योंकि मैंने आगे जो भरे थे कैमरा लैपटॉप का जीएसटी वो तो मेरा गायब हो गया आईटीसी मिला नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो एंड कस्टमर है लैक्मे कंपनी, उसके लिए इन्फ्लुएंसर की सर्विस खरीदना महंगा हो गया, क्योंकि 5 लाख नहीं 5,18,000 की होगी जीरो जीएसटी के चलते, जीरो जीएसटी विद नो आईटीसी। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की यही कंप्लेन है कि आपने 18 की जगह जीरो करवा दिया, तो हमारे जो पुराने पॉइंट्स जो थे आईटीसी के वो सब आपने एक तो बर्बाद कर दिए। तो हम अब क्या करें? 2 बात हो सकती है, 0% और वो भी नो आईटीसी लोकल कस्टमर को बेच रहे हैं, या तो बैकवर्ड शिफ्ट मारनी होगी, मतलब 30,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें हमारा 10,000 प्रॉफिट था उसकी जगह 5,000 रखे ताकि सेम टू सेम भाव पे बेच सके। बैकवर्ड शिफ्ट क्या था? आप शुक्रवार का लेक्चर याद करें, वो टाटा नैनो से मैंने आपको सिखाया था। तो या तो सारा बोझ खुद पे सेंड करें, नहीं तो वो ये कहे फॉरवर्ड शिफ्ट करूंगा कि ये मुझे जितना खर्चा था मैं अब कस्टमर को 30,000 नहीं 33,000 में बेचूंगा, क्योंकि मुझे तो टैक्स का फायदा मिल नहीं रहा है, कस्टमर को मिल रहा है। तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो कस्टमर का नुकसान है। इस कारण से कहा जाता है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को जीरो होने के बाद असल में इट विल क्रिएट न्यू चैलेंजेस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ये कहना है कि आप 5% करते ना, 18 का 5 कर दिया, आपने जीरो गलत किया है। क्या सरकार में बुद्धि नहीं थी? सरकार के जो आईआरएस ऑफिसर है उसमें बुद्धि नहीं थी? बुद्धि तो थी, लेकिन कई समय से क्या ये इंश्योरेंस बहुत महंगा हो गया है, सरकार कुछ कर नहीं रही है, ऐसा पूरा नैरेटिव चल रहा था। दूसरा, सरकार के खुद के मंत्री नितिन गडकरी उन्होंने भी एक बार लेटर लिख दिया निर्मला सीतारमण को कि ये जीरो करने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा टैक्स है, और रवीश कुमार और वो सब लोग तो अपना प्रेशर चलाते रहेंगे। सरकार आम जनता को समझा नहीं सकती, तो समझो आपने तो फीवर के आईएएस बनना, इसलिए आप अब तक बैठे आधे घंटे ये कहानी सुनिए जो चीज थी कि 18 का 5 क्यों करना चाहिए, जीरो करने पर क्या नुकसान होता है, ये नुकसान होता है, दैट इज द सिनेरियो। इसलिए सरकार को जीरो करना पड़ा, क्योंकि किसी को समझा नहीं पाएंगे कि 5 क्यों किया आपने। एनीवेज, तो आपको जो याद रखना है वो ये है, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, पहले जीएसटी था 18, अब क्या हो गया जीरो, और मैंने सैड इमोजी क्यों डाला जो मैंने आपको बताया आईटीसी के प्रॉब्लम। जनरल इंश्योरेंस मतलब कार का, बाइक का, ये जो भी, उस पे पहले भी 18 था, अभी भी 18 है। ग्रुप हेल्थ पॉलिसी मतलब कंपनी का मालिक अपने सारे फैक्ट्री वर्कर के लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान या कुछ खरीद रहा है, तो पहले भी 18 अभी भी 18। तो ये ऐसे हुआ है।
आपके तो फिर वहाँ से तो एडजस्ट होता रहेगा ना, तो इधर इतना चिंता नहीं। लेकिन जिस तरह से पूरा बिज़नेस स्ट्रक्चर है, उनको लगता है वहाँ से इतने पॉइंट्स हमको इधर आएँगे नहीं कि ये वाले जो जीरो का लॉस है वो कम्पेंसेट हो पाए वगैरह-वगैरह। इस कारण से ये कहा जाता है, मान लो 30,000 की पॉलिसी अभी 25 में मिलनी चाहिए आफ्टर दिस न्यू जीएसटी जीरो, उसकी जगह वो ऐसा होगा कि समझो आपको 28 या 29 में मिलेगी। तो टैक्स जीरो होने के चलते ड्रास्टिकली आपका 18% सस्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ इस पे जीरो किया, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट सच प्रॉब्लम। अब बस एक आखिरी चीज़ है, वो समझते थे जीएसटी देखा, आईटीसी देखा, समझ आए तो बेस्ट है, नहीं समझ आए तो इतना समझना कि आईटीसी के लफड़े होते हैं जब ये जीरो होता है, दैट्स इट। इन्वर्टेड ड्यूटी मैंने आपको बताया, इन्वर्टेड ड्यूटी कब होता है? इनपुट पे मान लो 18 है, आउटपुट पे कम है 5, तो उसके चलते भी पॉइंट्स आर्गुमेंट फिर से लफड़ा होता है। टेक्सटाइल का लफड़ा मैंने आपको बताया, लास्ट लफड़ा पॉपकॉर्न का जो सॉल्व हो गया। पॉपकॉर्न आपको याद हो, बीच में इन्होंने किया था 3 रेट करे थे, कि नॉन ब्रांडेड विद 5%, तो उसमें ब्रांड और पैक करके मतलब सिनेमा में पॉपकॉर्न लिया तो 5% जीएसटी, उस पे एड टू पॉपकॉर्न ऐसा पैकेज करके बेचा 12, कैरेमलाइज़ मतलब उसमें चीनी पिघला के गरम करके डाली 18%, 3-3 स्लैब चले थे जीएसटी के पॉपकॉर्न पे। अब तो ये सॉल्व हो गया नए सिस्टम में, अंडर दिस 2025 सितंबर रिफॉर्म, और ऐसा सरकार को क्यों करना पड़ा था? क्योंकि मान लीजिए हम बात करें कोई टॉफी चॉकलेट, उसमें आपको क्या चाहिए? शुगर, उसका पैकेजिंग, उसका कलरिंग मटेरियल, मान लो 18% इनपुट पे जीएसटी है, और जो भी आपने चिंगम टॉफी बनाया इस पे 18% सेल करने पर जीएसटी है, तो हाँ टीमोजी इसमें कोई आईटीसी के लफड़े नहीं होंगे अगर दोनों परसेंट वाई एंड वाई सेम है। लेकिन मान लो ये जो कैरेमलाइज़ पॉपकॉर्न मतलब पॉपकॉर्न है, उस पे शुगर पिघला के उसका सब क्रीम जैसा बना के डाला है, उसमें तकलीफ ये आएगी कि इनपुट पे जो भी 18% जीएसटी, आउटपुट पे 3-4 स्लैब क्यों करने पड़े? तो इसलिए कन्फेक्शनरी आइटम्स मतलब ये क्या टॉफी चॉकलेट वगैरह, इसमें आपको क्या चाहिए? फ्लेवरिंग एजेंट, इमल्सिफायर, कोको पाउडर, ये सब चाहिए। तो इनपुट पे मान लो 18% जीएसटी है, और इसमें मैं अमूल के आलमंड चॉकलेट आती है, मतलब क्या बादाम के ऊपर ये शुगर का ऐसा कोटिंग चढ़ा दिया और ये अमूल चॉकलेट ऐसा वो बेचे 18, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई और वाई दोनों परसेंटेज सेम है, नो प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि इस बैलेंस रहेगा। और मान लो मुझे बदमाशी सूझे, मैं अमूल कंपनी का मालिक हूँ, तो मैं ये कहूँ कि देखो चॉकलेट तो है, बादाम भी है, अभी पॉपकॉर्न भी डाल देता हूँ, और फिर मैं ये कहूँ ये तो 5 या 12 वाले स्लैब में आएगा क्योंकि पॉपकॉर्न है। अगर मैं ऐसा करूँगा कि इनपुट सब 18% वाले यूज़ करूँ और फिर इसमें पॉपकॉर्न मिला के मैं कहूँ कि देखो ये तो पॉपकॉर्न है, ये चॉकलेट नहीं है, भले इस चॉकलेट जैसा आपको लगता है पर चॉकलेट नहीं है, तो फिर इस पे 5 to 12% ही लगेगा। तो मैं एक प्रकार से पॉइंट्स एक्यूमुलेट करूँगा, फिर मैं कहूँ मुझे रिफंड दे सरकार, तो सरकार ने कहा नहीं। इसके चलते हम तीसरा स्लैब भी लगा देंगे, वो ऐसा कि कैरेमलाइज़ मतलब शुगर वाला है तो फिर 18%, तो फिर आप चॉकलेट ही कुछ भी बनाओगे, आप जानते हैं चॉकलेट ही बनाओगे, शुगर डालना पड़ेगा, कहेगी 18% है। यानी वो समझना नहीं है, समझना बस इतना है कि आईटीसी में ये सब प्रॉब्लम्स थे। 2025 में ये जो नया रिफॉर्म लिया जीएसटी 2.0, वो सरकार ने चेंज क्या किया? ये सब तुम भूल जाओ, ऐसे 3 स्लैब नहीं, पॉपकॉर्न का बस एक ही स्लैब है 5%, उसमें शुगर मिलाया, नमक मिलाया, मिर्च मिलाया, जो मिलाया 5%, ताकि ये सब लफड़े नहीं रहे। आपके पास आगे 18% से इधर आएगा ना तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रहेगा। तो भाई अब समझो सारे प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो सकते ना, तो वो तो आदर्शवाद की बात होगी। इकोनॉमी में ऑल प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड, बट सम प्रॉब्लम हैव बीन सॉल्व्ड। तो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दिया है। यानी ये जीएसटी 2.0 को रेवोल्यूशनरी क्यों कहा जाता है, जो सितंबर में रिफॉर्म लिया है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी चीजें उसने सुधारी है। अब क्या इससे क्या फर्क पड़ना है, हम पहले जितने पॉपकॉर्न खाते थे उतने खाएंगे, बराबर है, लेकिन लिटिगेशन कम होगा, मुकदमेबाजी। क्योंकि अब समझो वो जीएसटी ऑफिसर जाएगा सिनेमा हॉल पे रेड मारने और कहेगा तुमने सॉल्ट डाला था, शुगर इतना टैक्स बनता है। और फिर वो थिएटर का मालिक कहेगा नहीं इसमें सॉल्ट नहीं ये था। असल में क्या सबको ब्राइब लेना होता है, तो ये छोटे-छोटे नुक्स निकालते हैं और उसके चलते कोर्ट में 5 साल केस चलेगा कि वो शुगर था या सॉल्ट था। तो वो सारे लिटिगेशन अब कम रहेंगे क्योंकि ऐसे सब छोटी-छोटी जो चोंचलेबाजी होती थी वो कम हो जाएगी। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड रेवोल्यूशनरी। हालाँकि आपको मैंने बताया ऐसा नहीं, लेकिन आपको में इसमें क्या लिखना है कि बाय सिम्प्लीफाइंग द रेट स्ट्रक्चर इट विल रिड्यूस द लिटिगेशंस, मुकदमेबाजी कम होगी एंड देयरफॉर इट विल हेल्प इन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, व्यापार में सुगमता होगी। उसके चलते फॉरेनर्स भी भारत में आएंगे, इधर अपना कंपनी खोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होगी। वो जितने कंपनी खोले अपने लोगों को काम रोजगार मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। दीज़ आर द बेनिफिट्स, दीज़ आर द बेनिफिट्स। आखिरी एक मुद्दा इसको खत्म कर दे, इसका कारण क्या? नॉर्मली ये 2 लेक्चर का काम था, लेकिन ये जीएसटी 2.0 के चलते क्या समझो और 30-40 मिनट ऐड होंगे। तो मैं अपना जो प्लान बना के चल रहा हूँ मुझे इतने में खत्म करना है, ये लंबा चलेगा थोड़ा। आज इसको मैं थोड़ा लंबा खींचता हूँ, वरना कि कल और लंबा खींचे देन यू विल बी मतलब आप थक जाएंगे। तो अभी 5 मिनट और पढ़ते हैं, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। क्योंकि कल भी वापस ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा बिकॉज़ ऑफ दिस 2.0 रिफॉर्म। गाड़ी पे जीएसटी लगता है कि नहीं? आपकी गाड़ी पे जीएसटी लगता है, बराबर है। बट क्वेश्चन है यूज्ड कार, सेकंड हैंड कार, उस पे लगता है कि नहीं? आप समझिए, मैंने ये मारुति कार खरीदी, तब मैंने प्राइस प्लस जीएसटी दिया होगा मारुति को, उस स्टेज पे लगी। अब मैं इसको सेकंड हैंड में बेच रहा हूँ आपको, बराबर पर्सन टू पर्सन रीसेलिंग, तब जीएसटी नहीं लगता, बस भाव में वो हो गया, वो हो गया। तो रीसेलिंग ऑफ कार, सेकंड हैंड गाड़ी एक आदमी दूसरे को बेच रहा है तो कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन यही गाड़ी अगर ओएलएक्स कार देखो, कोई शोरूम या डीलर वाला पहले मृणाल से खरीदे 100 रुपए में, फिर वो आपको बेचे 120 में, तो यहाँ तो ये अलग से प्रॉफिट कमा रहा है, ये तो बिजनेस एक्टिविटी हो गया। रीसेलिंग ऑफ द कार की सर्विस हो गया, और जीएसटी के नाम में क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो 20 रुपए का प्रॉफिट है, इसको मार्जिन भी बोल सकते हैं, तो उस पे जीएसटी लगेगा। वो क्या, वो ये सब वेबसाइट वालों का चिंता करने का विषय है। 1:1 मैं और आप सीधा अगर यूज्ड कार बेचे तो कोई केस नहीं आता। बीच में ऐसा समझो बिचौलिया दलाल आ गया, तो उसकी जो दलाली है या प्रॉफिट है उस पे जीएसटी लगेगा, उस रीसेलिंग पे। हाँ, बराबर है। अब समझिए, ये 6 लाख रुपए की गाड़ी थी सेकंड हैंड, जो ये भाई साहब ने कहीं से खरीदी, और वो आपको सेकंड हैंड में बेच रहा है, लेकिन स्वाभाविक है ये दलाल है, एजेंट है, तो आपको 650 में बेचेगा। तो ये डीलर ने कितना जीएसटी मांगना है? पूरे सेलिंग प्राइस पे आपसे जीएसटी मांगना नहीं, वो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे जीएसटी चढ़ता है। कितना? 50,000 पे। तो जीएसटी ऑन यूज्ड कार रीसेलिंग उस पे जीएसटी लगता है, करेक्ट। और वो किस पे है? सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पे, पूरे प्राइस पे नहीं है। इस पे काफी विवाद हुआ था। विवाद इसलिए हुआ था कि पब्लिक ये सब समझती नहीं। पब्लिक क्या सोचती है कि एक आदमी दूसरे को बेचेगा तो आपकी सेकंड हैंड कार पे फिर से आपको जीएसटी भरना है, ये सरकार कितनी लालची है, वगैरह वगैरह, वो ऐसा चलाएंगे। जबकि ये तो किसी ही नहीं, केस सिर्फ इतना वाला है, इसका प्रॉफिट मार्जिन, और वो अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं। इस पे भी पिछले साल मतलब पिछला साल तो जो इंटरव्यू सीजन चली 2024 के जो एस्पायरेंट है वो इंटरव्यू कब देंगे? 2025 में। तो मॉक इंटरव्यू किसके सवाल आए और वो कहे कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैं तो करंट अफेयर्स देखता ही है वो, पर जब उसको पूछे वो कुछ गलत ही दिशा में जा रहा है, देन इट शुड नॉट हैपन। थोड़ा बहुत अंदाज होना चाहिए कि मामला पूरा क्या है। अब ये जो इतना सब पढ़ा है तो खिचड़ी मत करना। एक स्लाइड में एक ही बात याद रखनी है, फिर आप ए से बी और बी से सी में जाएंगे। अच्छा एक्सपोर्ट किया उसका आईटी से और इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी में कैसे फिट होगा, वो कभी आपका टॉपिक खत्म नहीं होना। मैंने आपको जो समझाया वो एक-एक 2-2 लाइन में जितना समझ आया उतना ही काफी है। तो खिचड़ी करने मत बैठना कि एक्स में वाई करते तो ये जेड वाला रिफॉर्म में ये नहीं हो जाएगा, कोई एंड नहीं भाई। कुल मिला के हमने 2 ढाई घंटे में पढ़ा है वो सिर्फ 3 ही लाइन है, ओनली 3 लाइन्स। कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? स्टॉक डस्ट मतलब मुझे इनपुट पे नहीं मिला तो मैं स्टूडेंट से फी ज्यादा लूंगा, एक लाइन का मुद्दा। या कास्केडिंग मतलब क्या? टैक्स पे जो टैक्स चढ़ा बिकॉज़ मुझे आईटीसी नहीं मिला। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या था कि रॉ मटेरियल पर 18 है और आउटपुट पे 5 है, तो बहुत सारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट करती है और भारत सरकार उसको रिफंड टाइम पे नहीं करती, ये तकलीफ है। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट क्या था कि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो जीरो जीएसटी, लेकिन उसके प्लस आईटीसी में गिना जाता है ताकि आपका बैलेंस बना रहे, एक्यूमुलेट होए। जब लोकल आप ये करते हैं और